नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज हम यहाँ पे एक और मास्टर वीडियो को कवर करेंगे। इस मास्टर वीडियो में उत्तराखंड में जो आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर करेंगे। कंप्यूटर के ऊपर ये हमारी तीसरी मास्टर वीडियो होगी। इससे पहले 2 मास्टर वीडियोस हम कवर कर चुके हैं। पहली मास्टर वीडियो में हमने पूरे कंप्यूटर की थ्योरी को नोट्स के माध्यम से कवर किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी मास्टर वीडियो में हमने कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, 300 से ज़्यादा एमसीक्यूज, उनको कवर किया। उस वीडियो में आपको 2023 तक के जो एग्जाम्स हुए उनके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ये हमारी तीसरी मास्टर वीडियो होगी कंप्यूटर की एमसीक्यूज की, जिसमें हम 2023 और उसके बाद के जितने आपके एग्जाम्स हुए उनमें पूछे गए 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज को पूरी डिटेल के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे समझते हुए कवर करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आसानी से एक सिंगल वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, OMR से अभिप्राय है। OMR से क्या अभिप्राय है? OMR का पूरा नाम आपने बताना है। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यह एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसी पूर्व निर्धारित स्थिति में लगाए गए निशान या चिन्हों को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका सबसे आम उपयोग बहुविकल्पीय यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो एमसीक्यूज आपके होते हैं, प्रश्नों की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच के लिए होता है। यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो OMR शीट मिलती है उसको पढ़ने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल होता है उसे हम OMR कहते हैं। पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, अगला, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, उसे कहा जाता है बग। बग को ढूंढने की प्रक्रिया, उसे ठीक करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बग क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में मौजूद एक त्रुटि या गलती जो प्रोग्राम को गलत परिणाम देने या अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार करने का कारण बनती है, यानी प्रोग्राम में कोई गलती। डीबगिंग क्या होती है? यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम में मौजूद बग्स या त्रुटियों को, यानी बग को ढूंढता है, उनका पता लगाता है और उनको ठीक करता है। तो बग क्या हुआ? प्रोग्राम में हुई गलती, उसे ठीक करने को कहते हैं डीबगिंग। ठीक है, अगला, IP वर्जन 4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? IP वर्जन 4 जो होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये जो एड्रेस होता है इसमें 32 बिट्स होती हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। होता क्या है IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, किसमें कितने बिट्स होते हैं, कौन सा एड्रेस किस तरीके से लिखा जाता है, अतिरिक्त तथ्यों में यहां पर देखिए। IP एड्रेस इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस की एक यूनिक पहचान होती है जो डेटा पैकेट को सही गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करती है। इंटरनेट पर एक डेटा सही जगह पर पहुंचे, यह कैसे निश्चित किया जाता है? IP एड्रेस के माध्यम से। ठीक है, हर डिवाइस का अपना एक IP एड्रेस होता है। ठीक है, IP एड्रेस जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला संस्करण है। सबसे ज़्यादा IP वर्जन 4 का इस्तेमाल किया जाता था। IP वर्जन 4 में एड्रेस जो होता है वो 32 बिट्स का होता है। इन 32 बिट्स को 4 खंडों में विभाजित किया जाता था और इन्हें ऑक्टेट कहते थे। यानी 32 बिट होंगी, 4-4 के खंड में इनको ऐसे में बांटा जाएगा। हर ऑक्टेट को एक बिंदु से अलग किया जाता है, एक डॉट इनके बीच में होता था। हर ऑक्टेट का मान 0 से 255 तक होता है। जो IP वर्जन 4 है, इसका अगर हम एक उदाहरण देखें तो ये रहा 192.168.1.1। ये क्या है? एक वैध IP एड्रेस है वर्जन 4 में। ठीक है, इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से 255 के बीच में होती हैं और जो खंड होते हैं ये अलग होते हैं एक डॉट से। तो आपसे पेपर में आता है, बताइए कौन सा एक वैध IP वर्जन 4 का एड्रेस है? तो आपने देखना है वैल्यू 0 से 255 के बीच में होनी चाहिए और इनके बीच में डॉट आना चाहिए। ठीक है, ये IP वर्जन 4 है। IP वर्जन 6 की बात करते हैं, इसमें 128 बिट्स होती हैं। ठीक है,
कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कहते हैं बिट, यानी जो बाइनरी डिजिट होता है 0 या 1। ठीक है, जो आईपी वर्जन 6 है इसमें 128 बिट होती हैं। आईपी वर्जन 6 एड्रेस में हेक्साडेसिमल संख्याओं का उपयोग होता है, जबकि आईपी वर्जन 4 में क्या था, ऑक्टेट नंबर सिस्टम वहां पे चलता था। ठीक है, जो आईपी वर्जन 6 है इसमें हेक्साडेसिमल चलता है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 0 से 9 और ए से एफ तक के अक्षर इसमें शामिल होते हैं। यानी जो आपका आईपी वर्जन 6 का एड्रेस होता है इसमें 0 से 9 के बीच के नंबर्स होते हैं, साथ में ए से एफ तक के अल्फाबेट्स होते हैं। अगर आपको सवाल आए कि एक वैध आईपी वर्जन 6 का एड्रेस आपने चुनना है तो आपने बस यही दो चीजें देखनी है। अल्फाबेट अगर ए और एफ से ज्यादा है, यानी इनके बीच के बाहर का कोई अल्फाबेट है, तो वो वैध आईपी वर्जन 6 वाला एड्रेस नहीं है। ठीक है, आईपी वर्जन 6 एड्रेस को 8 समूह में बांटा जाता है। जो वर्जन 4 था उसे 4 समूह में बांटा जाता था। इनमें प्रत्येक समूह में अधिकतम 4 हेक्साडेसिमल अंक होते हैं। इन समूहों को कॉलन से अलग किया जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2-3 बातें आपको दोनों में डिफरेंस पता चला। पहला, जो आईपी वर्जन 4 है उसमें ऑक्टेट नंबर सिस्टम चलता है, इसमें हेक्साडेसिमल चलता है। आईपी वर्जन 4 में 0 से 255 के बीच की संख्याएं होती हैं, इसमें 0 से 9 और फिर आपका ए से एफ तक के अल्फाबेट होते हैं। आईपी वर्जन 4 में 4 समूह बनते हैं, इसमें 8 समूह बनते हैं। आईपी वर्जन 4 में जो अलग करते हैं समूह को वो डॉट करते हैं, इसमें कॉलन करते हैं। ठीक है, उदाहरण इसका ये है। अगला, कंप्यूटर में 1 केबी बराबर होता है। केबी यानी कि किलोबाइट। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, 1 किलोबाइट किसके बराबर होती है? 1024 बाइट। अगर सिर्फ 1 बाइट का बारे में पूछ लिया जाए, देखिए कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे हमने देखा, वो बिट होती है। 8 बिट जब मिलती हैं उसको कहा जाता है 1 बाइट। ठीक है, और जब 1024 बाइट मिलती हैं उसको कहते हैं 1 किलोबाइट। थोड़ा सा जो कंप्यूटर की मेमोरी की इकाइयां हैं उनका क्रम, उनके बारे में जानकारी पूछी जाती है। चलिए उनको देखते हैं। बिट क्या होती है? कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, इसे बिट कहते हैं। पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। यह 0 और 1 यही दो होती हैं। ठीक है, फिर होता है निबल। यह 4 बिट का एक समूह होता है, यानी ये जो 0 और 1 है इनका 4 बिट का एक समूह, इसे कहते हैं निबल। और जब इसमें 4 बिट और जोड़ दी जाती है, यानी 8 बिट हो जाती है, यानी 2 निबल हो जाती हैं, इसे कहते हैं बाइट। तो यह है इसका वर्गीकरण। अब इनके क्रम को देखिए। 1 बाइट में 8 बिट होती हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट। क्रम आपने लगाना है तो केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी यानी गीगाबाइट, फिर टीबी टेराबाइट, फिर पीबी पेटाबाइट, फिर आपका आता है ईबी यानी एक्साबाइट, फिर आता है जेडबी जेटाबाइट, फिर आता है वाईबी योटाबाइट। इसके बाद भी आते हैं, इसके बाद आता है आपका आरबी रोनोबाइट, और फिर आता है अंत में क्यूबी जिसे कहते हैं क्वेसा बाइट। ठीक है, ये इसके बाद के हैं। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। जो विंडोज है, लाइनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का मैनेज करता है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन कंप्यूटर पर नहीं चल सकती है। ठीक है, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को सही से चलाने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। इसके प्रमुख कार्य है, पहला, ये मेमोरी प्रबंधन यानी मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्धारित करता है कि कौन सा प्रोग्राम मेमोरी में कब और कहां पर लोड होगा। ये कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है। ये सीपीयू के उपयोग को नियंत्रित करता है, सुनिश्चित करता है कि सभी प्रोग्राम को सीपीयू का उचित समय मिल सके। ये फाइल मैनेजमेंट भी करता है, कंप्यूटर में फाइल और फोल्डरों को जमा करने का, सही से उनको लगाने का काम भी यही करता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जैसे जो हमारे अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं उनको चलाने में मदद करता है, उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी करता है, यानी ये पासवर्ड और जो दूसरी टेक्नोलॉजीज हमारी होती हैं उनके माध्यम से हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंट वर्किंग है। ठीक है, अगला 1 टेराबाइट में शामिल है। तो 1 टेराबाइट में कितने बाइट या कौन सी गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट क्या शामिल होता है? अभी हमने ऊपर देखा था, सबसे पहले होती है आपकी किलोबाइट, किलोबाइट के बाद होती है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद होती है गीगाबाइट। यहाँ तक कॉमन है, गीगाबाइट के बाद आपका टेराबाइट आता है। तो 1 टेराबाइट में क्या होगा? 1 गीगाबाइट होगा, यानी 1024 गीगाबाइट। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? ईमेल के माध्यम से जो अवांछित वाणिज्यिक संदेश होते हैं, यानी अनचाहे व्यापारी मैसेज जो होते हैं, इनको कहा जाता है स्पैम। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो स्पैम होते हैं ये ऐसे मैसेजेस होते हैं जो ईमेल के माध्यम से हमें मिलते हैं, हमारी सहमति के बिना ये हमको मिलते हैं। ज़्यादातर जो स्पैम के मैसेजेस होते हैं वो किसी ना किसी वाणिज्यिक विज्ञापन के रूप में, यानी कॉमर्शियल ऐड के रूप में होते हैं। ठीक है, जो हमें कोई ऑफर दे रहे होते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कोई लालच देकर वहाँ पर यूज़र को उसमें फंसाने का काम किया जाता है। जो स्पैम होता है ये होता क्यों है, ऐसे मेल भेजे क्यों जाते हैं अनचाहे मेल? पहला, मार्केटिंग करने के लिए ताकि सारी कंपनी अपना अपना प्रचार कर सके। दूसरा, फ्रॉड करने के लिए। तीसरा, उसके माध्यम से आपके सिस्टम में या मोबाइल में कोई वायरस भेजने के लिए। ठीक है, ये इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं स्पैम के। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे और शब्दावली है, जैसे पीजीपी। विकल्पों में ही अगर हम देखें, पीजीपी का पूरा नाम होता है प्रीटी गुड प्राइवेसी। यह एक एन्क्रिप्शन प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल और फाइलों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। कई बार विकल्पों से ही अगले एग्जाम में सवाल बन जाता है, आपके पास सवाल आ सकता है कि कौन सा है प्रोग्राम जिसका इस्तेमाल ईमेल और फाइल को सुरक्षित करने के लिए होता है? पीजीपी, पूरा नाम प्रीटी गुड प्राइवेसी। ठीक है, अगला है पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह एक ईमेल प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो ईमेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पीओपी का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। ठीक है, तीसरा है MIME, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। यह एक इंटरनेट मानक है जो ईमेल को टेक्स्ट के अलावा अन्य सामग्री जैसे ऑडियो में, वीडियो में, फोटोज़ में भेजने की अनुमति देता है। तो ईमेल में हम केवल टेक्स्ट नहीं भेजते हैं, हम कोई भी फोटोज़, वीडियोज़ भेज सकते हैं। किसके माध्यम से? वो है आपका MIME। ठीक है, तो ये ईमेल से जुड़े हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम, कुछ इम्पॉर्टेंट आपके प्रोटोकॉल, कुछ इम्पॉर्टेंट मानक। ठीक है, अगला, भारत का IT अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो देखिए, भारत में जो सबसे पहले जो IT अधिनियम आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये आया था सन 2000 में। लागू कब से किया गया इसे 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू किया गया था। ठीक है, अगला, वोलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी है? तो इनमें से कौन सी मेमोरी है जो वोलेटाइल है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रैम। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपके सभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और हम केवल उत्तर को नहीं देखेंगे, उनके साथ जो अदर ऑप्शंस हैं उनको भी करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो से कवर हो सकें। नंबरिंग के हिसाब से आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप अतिरिक्त तथ्यों को, एक्स्ट्रा फैक्ट को साथ में जोड़ें, कॉन्सेप्ट को जोड़ें, तो यही संख्या आपके 200 से 250 से भी ज़्यादा हो सकती है। देखिए, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल होता क्या है? वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी है जो डेटा को केवल तब तक रखती है जब तक उसे बिजली मिल रही हो। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है या बिजली चली जाती है, इसमें संग्रहित सारा डेटा, सारी जानकारी मिट जाती है। किसमें? वोलेटाइल मेमोरी में, यानी जो चेंज हो जाती है। इसे टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी जब तक इसको पावर सप्लाई मिल रही है, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है, तब तक ये डेटा को रखती है, उसके बाद डेटा चला जाता है।
यह जो रैम है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के रूप में काम करती है। प्राइमरी मेमोरी में ही आती है रैम और रोम, इसमें भी प्राइमरी मेमोरी कौन है, वो रैम है। और सीपीयू के द्वारा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों और डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। सीपीयू के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे होते हैं उस वक्त उस डेटा को अपने पास कौन स्टोर करता है, रैम करता है। ठीक है, जब आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं या कोई फाइल को लोड करते हैं तो वो रैम में स्टोर हो जाती है ताकि सीपीयू उस तक तेजी से पहुंच सके। कंप्यूटर बंद होने पर यह डेटा हट जाता है। तो ये है वॉलेटाइल मेमोरी। क्या काम करती है रैम, और रैम क्या है, कैसे सीपीयू का डेटा वो अपने पास रखती है, कब रखती है, वो सब हमने देखा। वॉलेटाइल का ही उल्टा होता है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जो बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को बनाए रखती है। जो रीड ओनली मेमोरी है रोम, ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी इसमें अगर पावर सप्लाई चली भी जाती है तो डेटा सेव ही रहता है, हटता नहीं है। जो रोम है इसमें पहले से ही स्थायी निर्देश स्टोर होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर को बूट करने के लिए, बूट करना यानी कि कंप्यूटर को ऑन करना, अभी हम इसके बारे में और आगे डिटेल में जानेंगे। इसे केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। किसमें, रोम में। ठीक है, इसके अलावा रोम का ही एक और प्रकार है ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसे अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से मिटाया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम इसमें लिखा जा सकता है। रोम, ईपीरोम हो गई, ई रोम हो गई, ये सब क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। रैम वॉलेटाइल है। ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलेंगे वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इनमें से कौन है जो इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फायरवॉल। जो फायरवॉल है आपका, यह नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो किसी भी नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक आ रहा है, जो भी ट्रैफिक जा रहा है, उन सब की निगरानी करता है और किसी भी गलत चीज़ को या इंटरनेट से किसी भी प्रकार के वायरस को आने से रोकता है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है। देखिए, सीपीयू और मेमोरी, सारे जो ऑपरेशंस हमारे होने हैं वो सीपीयू में होने हैं और जिन चीज़ों पे, जिस डेटा पे ऑपरेशंस होने हैं वो सारे के सारे मेमोरी में हैं। तो मेमोरी से सीपीयू में, सीपीयू से मेमोरी में डेटा लाने ले जाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कंप्यूटर में 3 प्रकार की बसेस होती हैं, 3 प्रकार की डेटा बस होती हैं। इन 3 प्रकार की डेटा बस में एक है डेटा बस, एक है एड्रेस बस और एक है कंट्रोल बस। अनियंत्रण बस इसमें कोई भी नहीं होती। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा आदान प्रदान करने के लिए कितनी बसें होती हैं, 3। कौन कौन सी, डेटा बस, एड्रेस बस और नियंत्रण बस। ठीक है, अतिरिक्त तथ्यों को देखें। डेटा बस क्या होती है, इस बस का उपयोग सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ये जो डेटा बस होती है द्विदिशात्मक होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, यानी डेटा दोनों दिशाओं में जा सकता है, सीपीयू से मेमोरी में जा सकता है, मेमोरी से सीपीयू में जा सकता है। अगली होती है एड्रेस बस। इस बस का उपयोग सीपीयू के द्वारा मेमोरी में किसी विशेष स्थान यानी एड्रेस का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी सीपीयू यहाँ पर एड्रेस, मेमोरी में किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए कि ये कौन सी जगह पर है, एड्रेस बस का इस्तेमाल करता है जहां डेटा को पढ़ना या लिखना होता है। ठीक है, यह एक दिशात्मक होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। मेमोरी सीपीयू में आकर के एड्रेस का पता नहीं लगाएगी, सीपीयू ही पता लगाएगा, ये यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, अगली है कंट्रोल बस। यह बस सीपीयू से मेमोरी और अन्य डिवाइसेस को नियंत्रण संकेत भेजती है, जैसे कि पढ़ो, लिखो या जो भी चीज़ हम वहाँ पे करवाना चाहते हैं, एडिट करवाना चाहते हैं, वो सब इसी कंट्रोल बस के माध्यम से कंट्रोल सिग्नल भेजे जाते हैं सीपीयू के माध्यम से। ठीक है, ताकि डेटा स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है उसे मैनेज कर सके। ये भी द्विदिशात्मक होती है। ठीक है, अगला है एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए, एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक सेट होता है। किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए अलग अलग स्टेप बाय स्टेप जो हम फॉर्मूला या प्रोग्राम लिखते हैं उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम की कई सारी इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं, जैसे एल्गोरिथम जो होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए। हर चरण जो होना चाहिए इसका, हर जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको लिखते हैं तो बिल्कुल क्लैरिटी वहां पर होनी चाहिए। जो एल्गोरिथम होता है इसमें कम से कम एक इनपुट या उससे ज़्यादा इनपुट होने चाहिए। जो एल्गोरिथम होता है उसकी विशेषता यह है कि उसका कम से कम एक आउटपुट होना चाहिए। अगर आउटपुट ही नहीं है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसके अलावा जो
एल्गोरिदम होता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह गिनित होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यानी यह फाइनाइट होता है, यानी एक निश्चित स्टेप बाय स्टेप के बाद कोई भी एल्गोरिदम आपका समाप्त होगा और आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। अगर वो अनगिनत हो गया तो फिर तो ये चलता ही रहेगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा, तो वो एक अच्छा एल्गोरिदम नहीं होता। अच्छा एल्गोरिदम वो होता है जो आपको क्लियरली रिजल्ट दे। तो इसकी विशेषता है कि यह गिनित होता है, इसे हम फाइनाइट कर सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम बनाने के अलग अलग तरीके हैं जिसमें चित्रमय और सिंबॉलिक आ जाते हैं। ठीक है, आप चित्रमय यानी कि फ्लो चार्ट्स के माध्यम से बना सकते हैं, आप सिंबॉलिक तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं, उसकी विशेषता नहीं है। अनगिनत हो नहीं सकता, गिनित उसकी विशेषता है। अगला, हाई लेवल भाषा के जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में, उनको सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सोर्स प्रोग्राम क्या होते हैं? वो प्रोग्राम जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है? जावा होती है, पाइथन होती है, सी होती है, सी प्लस होती है। इनमें जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसको सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, अतिरिक्त तथ्यों को देखिए। सोर्स प्रोग्राम वह प्रोग्राम जो किसी हाई लेवल भाषा में लिखा जाता है उसे कहते हैं। ये जो सोर्स प्रोग्राम होते हैं मानव पठनीय यानी ह्यूमन रीडेबल होते हैं। इसे प्रोग्रामर के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, विकल्पों में आपको अलग अलग दिए गए थे। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दिया गया था एक। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है? सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर के द्वारा मशीन भाषा में बदलने के बाद जो प्रोग्राम बनता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, यानी हमने हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाया उसे कहेंगे सोर्स प्रोग्राम। जब उसी सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर के द्वारा हमने मशीन भाषा में कन्वर्ट करवा दिया, अब बन गया वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल इमेज क्या है? एक प्रकार की ऑब्जेक्ट फाइल होती है जो सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा चलाई जाती है। जो एग्जीक्यूटेबल फाइलें होती हैं ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल की जाती हैं। सिंपल भाषा में प्रोग्रामर एक हाई लेवल भाषा में प्रोग्राम लिखता है, उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तब उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। और फिर वह जब चलने लगता है प्रोसेस के बाद, तब उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी जावा। जो जावा कंप्यूटर की लैंग्वेज है यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, बाकी की अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, जो फोर्ट्रॉन 4 है यह एक प्रक्रियात्मक लैंग्वेज है। जो प्रोलॉग है यह लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जो पास्कल है हमारी, ये भी प्रक्रियात्मक लैंग्वेज है। ठीक है, निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमने ऊपर देखा कि कंप्यूटर के सही से चलाने के लिए जो हमें सिस्टम चाहिए उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिन जिन चीज़ों के माध्यम से किसी कंप्यूटर को सही से चला सके उसे कहते हैं उसके रिसोर्स। यानी उसे कंप्यूटर को सही से चलाने के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर को सही से चलाने के लिए उसे रैम, सीपीयू, इसके अलावा फाइलें यानी जो उसमें सेव फाइलें हैं वो सब उसको चाहिए। इन सब पर कंट्रोल करके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को सही से चला सकता है। ये उसके सारे रिसोर्सेस हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी फाइल को परमानेंट रूप से डिलीट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट प्लस डिलीट करना होगा। शिफ्ट प्लस डिलीट अगर आप करते हैं तो वह फाइल डायरेक्ट आपकी परमानेंटली तौर पर डिलीट हो जाती है। आमतौर पर अगर आप डिलीट करते हैं तो फाइल रिसाइकल बिन में जाएगी, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। ठीक है, टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल की 4 परतें कौन सी हैं? देखिए, जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। डेटा को ट्रांसफ़र करने का, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का ये पूरा एक नेटवर्क, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। इसमें 4 प्रमुख लेयर होती हैं, जिसमें पहली है एप्लीकेशन लेयर, दूसरी है होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरी है इंटरनेट लेयर और चौथी है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, कौन सा एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है? तो इनमें से कौन सा रजिस्टर है जो
अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसके एड्रेस को अपने पास स्टोर रखता है, इसे कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रोग्राम काउंटर जो होता है इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखिए। तो प्रोग्राम काउंटर, जिसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं, एक विशेष प्रकार का रजिस्टर है जो सीपीयू में मौजूद होता है। जो आपके रजिस्टर्स होते हैं वो सीपीयू में लगे होते हैं, ठीक है। इसका मुख्य काम मेमोरी में स्थित अगले इंस्ट्रक्शन के पते को संग्रहित करना होता है, जिसे सीपीयू के द्वारा निष्पादित यानी एग्जीक्यूट किया जाना है। यानी सीपीयू अभी वर्तमान में कोई प्रोग्राम चला रहा है, अगली इंस्ट्रक्शन क्या होगी जो एग्जीक्यूट होने वाली है, उसका एड्रेस कहां पर मिलेगा, प्रोग्राम काउंटर में मिलेगा, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है, प्रोग्राम काउंटर अगली एग्जीक्यूट होने वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को रखता है। बाकी और भी इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू में लगे हुए। एक है आपका बफर रजिस्टर। यह एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र है जिसका उपयोग डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्थानांतरित करते समय डेटा को टेम्परेरी रूप से रखने के लिए किया जाता है। यानी जब हम डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करते हैं उस दौरान उसको टेम्परेरी अपने पास स्टोर करके रखता है बफर रजिस्टर। रजिस्टर होते क्या हैं? हमने कहा सीपीयू में लगे होते हैं। रजिस्टर सीपीयू में मौजूद बहुत ही छोटी उच्च गति की मेमोरी यूनिट्स होती हैं। इनका उपयोग सीपीयू के द्वारा वर्तमान में निष्पादित हो रहे डेटा, निर्देशों और पतों को टेम्पररी रूप से जमा करने के लिए किया जाता है। ये सीपीयू के सबसे करीब होते हैं, इसीलिए इनको सबसे तेज मेमोरी कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे तीव्र मेमोरी कौन सी है, तो कैश मेमोरी या रजिस्टर। ध्यान रखना जो रजिस्टर्स होते हैं क्योंकि ये सीपीयू के सबसे नज़दीक हैं तो सीपीयू सबसे पहले इनको एक्सेस कर सकता है, ये सबसे तेज होते हैं। फिर आती है कैश मेमोरी और फिर आपकी बाकी की मेमोरीज, ठीक है। डेटा या इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? देखिए, अगर सीपीयू को कोई डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन लेना है या कोई इंस्ट्रक्शन खोजना है, वो सबसे पहले किस मेमोरी को एक्सेस करेगा? सबसे पहले वो रजिस्टर को करता है। रजिस्टर है नहीं तो फिर उसके बाद आती है कैश मेमोरी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। जो सबसे तेज मेमोरी है यानी सीपीयू सबसे पहले उसी को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो सीपीयू किसी भी डेटा को पाने के लिए सबसे पहले किसे एक्सेस करेगा? कैश मेमोरी को करेगा। होती क्या है कैश मेमोरी? देखिए, जो कैश मेमोरी है ये बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ मेमोरी होती है। ये सीपीयू और मेन मेमोरी रैम के बीच में स्थित होती है। जो रजिस्टर है वो सीपीयू में लगे हुए हैं, रैम और सीपीयू के बीच में लगी हुई है कैश मेमोरी। इसीलिए रजिस्टर के बाद सीपीयू सबसे तेज़ कैश को ही एक्सेस करता है, ठीक है। सीपीयू के द्वारा बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को कैश मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। जिनका इस्तेमाल सीपीयू बार बार कर रहा है उनको सेव किया जाता है कैश मेमोरी में ताकि सीपीयू उन तक जल्दी पहुंच सके। सीपीयू पहले कैश मेमोरी में ही किसी डेटा को खोजता है। सबसे पहले वो यहीं पर जाएगा और फिर बाकी की मेमोरी में। बाकी की मेमोरी की अगर हम बात करते हैं, बाकी की मेमोरी में पहले हमारी मेन मेमोरी आती है, फिर हमारी सेकेंडरी मेमोरीज आती हैं। देखिए, मेन मेमोरी में आपकी प्रमुख है रैम रोम सब इसी में आती हैं। ये कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। अगर सीपीयू को आवश्यक डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो वह रैम से उस डेटा को एक्सेस करेगा। रैम कैश की तुलना में धीमी होती है क्योंकि कैश पहले एक्सेस हो सकती है, उसके बाद वो रैम पे आता है, ठीक है। फिर है हार्ड डिस्क। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, बहुत धीमी होती है। इसमें डेटा बड़ी मात्रा में स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। सीपीयू सीधे हार्ड डिस्क से डेटा को एक्सेस नहीं करता, पहले वो हार्ड डिस्क से डेटा को रैम में लेकर आएगा और फिर रैम से उसे सीपीयू में ले जाएगा, ठीक है। सीडी रोम की बात करें, यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा धीमी होती है। इसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से सेव करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सबसे तेज होते हैं रजिस्टर, फिर होते हैं कैश मेमोरी, फिर रैम, हार्ड डिस्क और सबसे स्लो होती है सीडी रोम, ठीक है। अगला, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? जब हम किसी भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो सबसे पहले पोस्ट को संपन्न करता है। पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। क्या होता है? देखिए, पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यह एक प्रारंभिक प्रक्रिया है जो कंप्यूटर के चालू होते ही शुरू होती है। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो पोस्ट है ये ऑन हो जाता है।
इस प्रोसेस के दौरान यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के दौरान कंप्यूटर का जो BIOS है यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जांच करता है कि सभी आवश्यक हार्डवेयर जो है हमारे रैम, बोर्ड, डिस्क ड्राइव, वीडियो कार्ड आदि सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो पोस्ट जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। इसके माध्यम से कंप्यूटर का जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो ये चेक करता है कि सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर सभी सही से काम कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है, नहीं अगर कर रहे होते हैं, अगर कोई त्रुटि यहां पर पाई जाती है तो कंप्यूटर आमतौर पर एक बीप कोड या एक स्क्रीन पर एरर मैसेज के माध्यम से यूजर को इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये दिक्कत इसमें आ रही है। ठीक है, यदि पोस्ट सफल हो जाता है, पोस्ट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रोसेस को शुरू कर देता है। ठीक है, यानी अब उसने देख लिया कि इनपुट आउटपुट सब सही काम कर रहे हैं, अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना शुरू करेगा। यही जो पूरी प्रोसेस है कंप्यूटर के शुरू होने से और ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने तक का ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को कहा जाता है बूटिंग। ठीक है, BIOS क्या होता है हमने ऊपर देखा था। ये मदरबोर्ड पर एक छोटी चिप में संग्रहित एक फर्मवेयर है। इसका मुख्य कार्य है पोस्ट चलाना और ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क या अन्य स्टोरेज डिवाइसेस से लोड करने में मदद करना। यानी बेसिकली जब पोस्ट प्रोसेस चलती है तो BIOS क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जांच करता है और बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है। बूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरी तरह से लोड होने तक की पूरी प्रक्रिया को कहते हैं बूट। ठीक है, पोस्ट जो है इसी बूटिंग प्रक्रिया का सबसे पहला हिस्सा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे फास्ट मेमोरी है? सबसे फास्ट मेमोरी अब आप कभी नहीं भूलेंगे, कैश मेमोरी। क्यों सबसे फास्ट है? क्योंकि ये CPU के नजदीक होती है, CPU में नहीं लगी होती है, रैम और CPU के बीच में होती है। CPU सबसे ज्यादा तेजी से इसको एक्सेस कर सकता है रजिस्टर्स के बाद। ठीक है, कौन सी शॉर्टकट कुंजी संयोजन के लिए MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है? यानी इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए करते हैं? प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का इस्तेमाल होता है। Ctrl+P अगर आप प्रेस करते हैं तो आप MS वर्ड में जो फाइल आपने खोली हुई है उसे प्रिंट करने का कमांड दे सकते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हमें वेब पेजेस को देखने में मदद करता है उसे हम ब्राउजर कहते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को इंटरनेट पर वेब पेजेस देखने और उनके साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। ठीक है, यानी इसके माध्यम से, ब्राउजर्स के माध्यम से हम इंटरनेट को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट पर अलग अलग वेब पेजेस को देख सकते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या होता है? हमने देखा कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर को इंटरनेट पर जानकारी और वेब पेज देखने के लिए और उनके साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। प्रमुख वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं? तो गूगल क्रोम है, इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, एप्पल सफारी है। ये सब क्या हैं? आपके प्रमुख वेब ब्राउजर्स हैं। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा वैध IP वर्जन 4 है? तो वैलिड IP वर्जन 4 कौन सा होगा? हमने ऊपर दो बातें देखी थी। पहला, IP वर्जन 4 में 0 से 255 तक के नंबर्स होते हैं और दूसरा, इसमें डॉट के माध्यम से इनको अलग किया जाता है, 4 ग्रुप बने होते हैं। तो डॉट तो सभी में है, ये वाला हटा दीजिए। 0 से 255 देखना है। यहां पर देखेंगे 260 हो गया, ऊपर हो गया, ये 300 हो गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फैक्ट में भी वही है कि IP वर्जन 4 में 4 खंड होते हैं, इनको ऑक्टेट कहते हैं। हर ऑक्टेट में एक संख्या होती है जिसका मान 0 से 255 के बीच में होता है। इन ऑक्टेट को बिंदु के माध्यम से अलग करते हैं। लैन को वैन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? देखिए, जो लैन होता है जब हम उसे वैन से जोड़ते हैं यानी लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि एक कमरे के भीतर का नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि पूरी दुनिया का नेटवर्क यानी कि इंटरनेट। ठीक है, तो जब हम अपने कमरे को इंटरनेट से जोड़ने का काम करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? राउटर का इस्तेमाल करते हैं। वही आपका सवाल है, ऑप्शन सी। ठीक है, अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइस यहां पे दी गई है। देखिए, सबसे पहले राउटर ही है। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। 2 और 2 से ज्यादा के अलग अलग नेटवर्क को यानी लैन को वैन के साथ ये आपस में जोड़ता है। ठीक है,
यह विभिन्न नेटवर्क आर्किटेक्चर जैसे लैन और वैन के बीच संचार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राउटर का उपयोग घर के लैन को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। दूसरा है स्विच। स्विच एक ही लैन के अंदर डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। एक ही लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के ही अंदर के जो डिवाइसेस हैं उनको जोड़ने के लिए स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा होता है हब। हब एक ही लैन में डिवाइसेस को जोड़ने का सबसे सरल और सबसे पुराना तरीका है। ठीक है। फिर होता है ब्रिज। ब्रिज का उपयोग दो अलग अलग लैन को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी अगर हमें लैन और वैन को जोड़ना है तो हम इस्तेमाल करेंगे आपका राउटर, और हमें दो लैन को जोड़ना है, दो कमरों के नेटवर्क को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है? सही है आपका ऑप्शन डी। जो MS DOS है, उबंटू है, एंड्रॉइड है, ये सब क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अगला, आधा बाइट को किस रूप में जाना जाता है? आधा बाइट, एक बाइट में कितने होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है। आधा बाइट यानी कि 4 बिट। 4 बिट को क्या कहते हैं? एक निबल। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयों के सही आरोही क्रम है? देखिए, कंप्यूटर मेमोरी की माप की इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या होगा? सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी होती है कंप्यूटर की? इन सभी में अगर हम देखेंगे तो KB सबसे छोटी है, उसके बाद MB, फिर GB और फिर TB। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं होता है? तो URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें क्या चीज नहीं होती? इसमें IP एड्रेस नहीं होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो URL है ये होता क्या है? देखिए, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी संसाधन जैसे वेब पेज, फाइल या फोटो का एड्रेस हमें बताती है। एक सामान्य URL में क्या क्या होता है? एक सामान्य URL में प्रोटोकॉल होता है। ये निर्धारित करता है कि डेटा को कैसे भेजा और कैसे प्राप्त किया जाएगा। शुरुआत में किसी भी, अगर आप देखेंगे IP एड्रेस में जो ये HTTPS या HTTP लिखा होता है, यही प्रोटोकॉल है। इसके बाद डोमेन का नाम होता है। यह सर्वर का मानव पठनीय नाम है जिसे हम पढ़ सकते हैं, जैसे HTTP के बाद आपका www.example.com। ठीक है। फाइल का नाम इसमें होता है यानी कि पाथ होता है। वेब सर्वर उस विशेष फाइल या संसाधन का स्थान बताता है, जैसे www.example.com, इसके बाद हमने लिखा स्लैश करके about/index.html, यानी हमने कौन सा पेज खोला एग्जैक्ट उसकी जानकारी दे देता है ये वाला। तो एक URL में प्रोटोकॉल होता है, डोमेन का नाम होता है और इसमें फाइल का नाम भी होता है। ठीक है। IP एड्रेस इसमें शामिल नहीं होता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है? यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी उपयोगिता सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके एप्लीकेशन सिस्टम को सही रखने में, उनके रखरखाव करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। उसे हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा? एंटीवायरस, जो कंप्यूटर को अच्छी स्थिति में बनाए रखने का काम करता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इनमें से सही आंसर हो जाएगा लाइनक्स। लाइनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसका जो सोर्स कोड है वो सभी के लिए खुला हुआ है, यानी कोई भी व्यक्ति इसके कोड को देख सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है और उसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है। तो लाइनक्स क्या है? एक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा सफल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। यानी इसका जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है। MS DOS की बात करते हैं, ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ की बात करते हैं, ये भी क्लोज है। और iOS की बात करते हैं जो एप्पल कंपनी का है, ये भी एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डाटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? तो कौन सा डिवाइस है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन को भेज सकते हैं? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? वे डिवाइस जो कंप्यूटर के डेटा को, जो प्रोसेस डेटा होता है उसको यूजर के समझने लायक बनाते हैं, यूजर तक पहुंचाते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सब। ठीक है। MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?
देखिए MS वर्ड में अगर हम कोई नया दस्तावेज खोलते हैं तो हमें Ctrl+N दबाना होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, Ctrl+B से हम जो लिखा हुआ है, हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बोल्ड कर देते हैं। Ctrl+D से डायलॉग बॉक्स वहां पे खुल जाता है और Ctrl+M से पैराग्राफ का जो इंडेंट है यानी जो उसकी लोकेशन है लेफ्ट उसको खिसकाना हो, राइट खिसकाना हो, हम कर सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर और एक ईमेल क्लाइंट है। ठीक है, यानी इसका इस्तेमाल बेसिकली ईमेल भेजने, प्राप्त करने और उनको मैनेज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल है एक तरीके से। ठीक है, क्विकहील हो गया, मैकफी हो गया या कैस्परस्की हो गया, ये सब क्या है आपके, ये एंटीवायरस हैं। इनमें से एक इंटरनेट सर्च इंजन कौन सा है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्च इंजन में सबसे प्रमुख है गूगल। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम ग्राफिक्स, नक्शे या बड़े बड़े जो डिज़ाइन हमें अगर बनाने हो कंप्यूटर में तो इसके प्लॉटर के माध्यम से बनाते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का समूह, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटरों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है, उस डेटा को कंट्रोल करने के लिए वो डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, किस नेटवर्क पे होगा, किस फॉर्म में होगा, किस तरीके से होगा, अलग अलग हमारे प्रोटोकॉल होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। वो अलग अलग प्रोटोकॉल यानी कि नियमों के समूह होते हैं, जैसे HTTP है, FTP है, TCP/IP है, ये सब। ठीक है, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो अभी हमने ऊपर देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एक समूह है जो हमें बताता है, जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है, कंप्यूटर को संचालित करने में हमारी मदद करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कंप्यूटर को नहीं चला पाएंगे, मोबाइल्स नहीं चला पाएंगे। तो मोबाइल चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है और कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सभी सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, यानी बीच की कड़ी के रूप में काम करता है। साथ ही कंप्यूटर और यूज़र के बीच में भी एक इंटरफेस का काम करता है। यानी हम क्या चाहते हैं, जैसे अब मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल में हमको कौन सी साइट पर जाना है, मोबाइल में हमको कौन सा पेज खोलना है, मोबाइल में हमको कब रिकॉर्डिंग करनी है, कब हमको उसमें फोटो क्लिक करने हैं, हम अपनी भाषा में कहते हैं, मोबाइल अपनी भाषा में करता है। तो हमारी बातें मोबाइल तक और मोबाइल के डेटा को हमारे तक जो लाता है, हमारे बीच की जो कड़ी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा भंडारण का उपकरण है? भंडारण का उपकरण यानी कि इनमें से कौन सी एक मेमोरी डिवाइस है? देखिए, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये क्या है आपके? ये आपके कीबोर्ड, माउस हो गए, ये इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो है ये भंडारण का उपकरण है, यानी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अगला, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फायरवॉल का उपयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। फायरवॉल बेसिकली एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो किसी भी कंप्यूटर के नेटवर्क को बाहरी और अनसिक्योर नेटवर्क से बचाता है। ठीक है, यानी जो भी डेटा कंप्यूटर में आ रहा है, जा रहा है, ये उसके ऊपर निगरानी रखता है, कंट्रोल करता है कि कौन सा डेटा आएगा और कौन से डेटा को ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, अगला, URL का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमने ऊपर देखा था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। URL को आमतौर पे वेब एड्रेस भी लिखा जाता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, उसे पहचानिए जो एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। तो देखिए, ऊपर हमने बात करी नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में, जिसमें स्विच है, ब्रिज है, राउटर है, हब है, लेकिन ट्रैफिक एनालाइजर एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होता है। ठीक है, जो ट्रैफिक एनालाइजर होता है बेसिकली ये एक टूल होता है जिसके माध्यम से हम डेटा ट्रैफिक को यहाँ पर एनालाइज करते हैं, उस पर निगरानी कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि डेटा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, उस सबको देखने का। ठीक है, तो यह डेटा को भेजने का काम नहीं करता, उसे विश्लेषण करने का काम करता है। एक नेटवर्किंग डिवाइस होती क्या है? ऊपर हमने जाना था कि एक हार्डवेयर उपकरण होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने, फिल्टर करने और निर्देशित करने में मदद करते हैं। वो होते हैं नेटवर्किंग डिवाइस, डेटा को भेजने में। उसी भेजे हुए डेटा को जो विश्लेषण करता है उसे कहते हैं ट्रैफिक एनालाइजर। ठीक है,
स्विच हमने देखा कि एक लैन में डिवाइस को आपस में जोड़ने का उपयोग करता है, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिज में दो अलग अलग लैन को जोड़ा जाता है, ठीक है। राउटर यह दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्क को जैसे लैन को वैन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित सर्वरों में से पहचान करें जो लैन उपभोगकर्ताओं को डेटा साझा करने की अनुमति देता है। यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क के यूजर्स हैं उनको डेटा शेयर करने की परमिशन इनमें से कौन सा सर्वर देता है? सही आंसर होगा फाइल सर्वर। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जो फाइल सर्वर होता है बेसिकली इसका जो मेन काम है कि लोकल एरिया नेटवर्क पे यानी एक लैन पर जो डेटा जमा है उनको मैनेज करना, उनको यूज़र के साथ शेयर करना और यूज़र को उनको शेयर करने की अनुमति देना। यानी इसके माध्यम से, फाइल सर्वर के माध्यम से जो लैन है अपने यूज़र के साथ डेटा को शेयर करता है। इसके अलावा और भी सर्वर होते हैं जैसे संचार सर्वर है। यह सर्वर ईमेल, मैसेजिंग या दूसरे जो संचार सेवाएं हमारी होती हैं, कम्युनिकेटिंग सर्विसेज जो होती हैं उनको बढ़ावा देता है, उनको करने में मदद करता है। पॉइंट सर्वर की बात करते हैं, बिंदु सर्वर की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी शब्द कंप्यूटर के नेटवर्किंग में नहीं होता। अगला, निम्न में से कौन सा एक एकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र है? प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता को काम करने की अनुमति देता है, यानी एक समय में एक ही यूजर। इनमें से कौन सा है? MS-DOS है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अतिरिक्त तथ्य देखिए, एकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता को काम करने की अनुमति देता है। जो MS-DOS है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक एकल उपयोगकर्ता एकल कार्य यानी सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका मतलब है कि एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम चल सकता है इसके अंतर्गत, ठीक है। जो बाकी के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम विकल्प में दिए गए हैं, विंडोज़ है, मैक है, ये मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यानी एक साथ कई यूज़र और कई सारे प्रोसेस एक साथ इसमें कर सकते हैं। तो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क है हमारा MS-DOS, और बाकी जो प्रमुख है हमारे जैसे विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, ये है आपके मल्टी यूज़र मल्टीटास्क, ठीक है। अगला, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा करने से रोकते हैं। तो वह साइबर हमला जिसके माध्यम से कुछ हमलावर किसी सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं, यानी उस पर इतने सारे मेल भेज देंगे, इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि वो जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाता है। जो उस पर वैलिड कंप्लेंट भी आ रही होती हैं फिर वो हैंडल नहीं कर पाता। इस तरह के साइबर अटैक को डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। होता क्या है डिनायल ऑफ सर्विस? देखिए, डिनायल ऑफ सर्विस इस प्रकार के साइबर हमले में हमलावर किसी सर्वर, किसी वेबसाइट या नेटवर्क पर भारी मात्रा में नकली ट्रैफिक और या अनुरोध भेजते हैं। इससे उस सर्वर की क्षमता पूरी हो जाती है और वह वैध उपयोगकर्ताओं के अनुरोध का जवाब नहीं दे पाता, जिससे वो क्रैश कर जाता है, यानी सेवा ठप हो जाती है। जब यह हमला कई सारे स्रोतों से एक साथ किया जाए तो इसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमला कहते हैं। यानी आपका ये एक सिस्टम है, ठीक है, इस पर क्षमता यह है कि 10 कंप्लेंट पर डे आ सकती हैं। 10 कंप्लेंट जेन्युइन आती हैं यहाँ पर, लेकिन तभी इस पर साइबर अटैक होता है और एक ही यूज़र के द्वारा 10 से 20 कंप्लेंट यहाँ पे डाल दी जाती हैं, जिससे इसका जो कोटा था एक दिन का वो ख़त्म हो गया। अब जो जेन्युइन वाली है उनको भी ये सर्विस नहीं दे पाएगा, सिस्टम पर साइबर अटैक हो गया, वो ठप हो गया, ठीक है। यह है आपका डिनायल ऑफ सर्विस। यही हमले जो अभी एक ही व्यक्ति या एक ही सिस्टम से किए जा रहे थे अब अलग अलग सिस्टमों से किए जाने लगे, इसको कहा जाता है DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? यह एक प्रकार का मैलवेयर है जो खुद को एक वैध प्रोग्राम के रूप में छिपाता है। जब उपयोगकर्ता इसे इंस्टॉल करता है तो यह बैकग्राउंड में दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां करता है। यानी बेसिकली एक ऑथेंटिक सोर्स के रूप में, एक ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर के रूप में ये खुद को प्रदर्शित करता है। ट्रोजन हॉर्स इसको कहते हैं, वायरस होता है बेसिकली। जब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो बैकग्राउंड में ये अपना काम यानी डेटा चोरी का काम, सिस्टम को हैक करने का काम या सिस्टम को जाम करने का काम करता है, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सी है जो मुख्य मेमोरी नहीं है? देखिए, मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम आती है, रोम आती है, कैश मेमोरी भी इसी का पार्ट है। मैग्नेटिक डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई,
ये हमारे किस में आते हैं, सेकेंडरी डिवाइसेस में आते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, मेन मेमोरी में कौन कौन है देखिए, इसे प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ये वो मेमोरी है जिसमें सीपीयू सीधे डेटा और निर्देशों को एक्सेस करता है, यानी इन मेमोरी के माध्यम से सीपीयू डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, इस तरह से। जो सेकेंडरी मेमोरीज हमारी होती हैं, इन्हें ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इनके डेटा को सीपीयू डायरेक्ट रूप से एक्सेस नहीं करता, पहले यहाँ के डेटा को वो रैम या रोम में लेकर आएगा, कैश में लेकर आएगा और फिर उनको एक्सेस करेगा, बल्कि डेटा को पहले मुख्य मेमोरी में लाता है और फिर एक्सेस करता है। मैग्नेटिक डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला, एमएस वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियां प्रयोग की जाती हैं? तो देखिए, एमएस वर्ड में एक ही बार में पूरे शब्द को अगर आपको डिलीट करना है तो दो तरीके से आप उनको डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से भी डिलीट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस डिलीट से भी आप पूरे शब्द को डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इन दोनों ही तरीकों से आप पूरे शब्द को एक ही बार में हटा सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल का वैध संस्करण नहीं है? तो आईपी वर्जन हमारे पास दो ही हैं, एक आईपी वर्जन 4 है, एक आईपी वर्जन 6 है, 11 नंबर का कोई भी नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अगला है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन सा है? देखिए, कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहली पीढ़ी का पहला कंप्यूटर इनियक को माना गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इनियक, इसे इस तरीके से लिखा जाता है, पूरा नाम है इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या तथ्य हैं देखिए। इनियक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसे पहली पीढ़ी का पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर माना जाता है। इसे 1946 में जॉन मैचुली और जे प्रेस्पर एकट के द्वारा विकसित किया गया था। ज्यादातर नाम जॉन मैचुली का आता है। इन्हीं दोनों के द्वारा पहला आधुनिक कंप्यूटर इनियक बनाया गया। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारियां भेजता है। क्या ये सही है आपका? पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। क्या ये सही है आपका? सही है। स्पैम बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं। ये भी सही है। रैंसमवेयर एक गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। गलत हो जाएगा, गैर द्वेषपूर्ण नहीं होता, ये द्वेषपूर्ण वाला सॉफ्टवेयर होता है। आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी उसको एक अलग कोड में परिवर्तित कर देता है, उस पर एक तरीके से कब्जा कर लेता है और फिर उसे वापस देने के लिए आपसे पैसा मांगा जाता है, जिसे रैंसमवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोषपूर्ण होता है, द्वेष भावना से किया जाता है। ठीक है, अब ये होते क्या है, हमने देखा कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। विकल्प तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, डी वाला गलत है। होते क्या है देखिए, स्पाईवेयर क्या है? यह एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो आपकी अनुमति के बिना आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाता है। स्पाईवेयर को इंस्टॉल होने की परमिशन कौन देगा? कोई नहीं देता। तो ये हमारी जानकारी के बिना इंस्टॉल होता है। आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को, पासवर्ड को, क्रेडिट कार्ड नंबर्स को, जो हमारी गोपनीय जानकारियां होती हैं, उनको गुप्त रूप से ये ट्रैक करता है और किसी तीसरे को भेजता है। ठीक है, फिशिंग क्या होती है? ये एक प्रकार का साइबर हमला होता है। यहाँ पर हमलावर किसी वैध संस्था जैसे बैंक का या किसी सोशल मीडिया साइट से उनका रूप धारण करके उपयोगकर्ता को नकली ईमेल या संदेश भेजता है। इनका उद्देश्य उपयोगकर्ता को अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए बहकाना होता है। यानी जैसे कोई व्यक्ति कह दे कि मैं बैंक से बात कर रहा हूं, आपको इस आईडी पे जाकर के अपनी आईडी डालनी है ताकि उसका डेटा वहां से चुराया जा सके। स्पैम क्या है? यह अवांछित बल्क ईमेल है, जिसे हम जंक ईमेल भी कहते हैं, जो अक्सर अज्ञात स्रोतों से आते हैं। इनका उद्देश्य आमतौर पर विज्ञापन करना, धोखाधड़ी देना या कंप्यूटर में वायरस भेजने का होता है। ठीक है, तो ये तीन जो हमारे विकल्प थे। चौथा था रैंसमवेयर। ये एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता के डेटा या कंप्यूटर सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, डेटा को ब्लॉक कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है और उसे वापस एक्सेस करने के लिए फिरौती की मांग करता है। ये द्वेषपूर्ण है सॉफ्टवेयर है, ना कि गैर द्वेषपूर्ण। ठीक है,
एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ता यानी यूजर की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्ट फाइल कौन सी है? देखिए, जब हम बार बार एक ही साइट पर जाते हैं, हम जब बार बार एक ही वेब पेज को एक्सेस करते हैं, तो हम वहां पे जाके क्या चीजें एक्सेस करेंगे, हम किस फाइल को खोलेंगे, इस सब का एक डेटा, इस सब का एक प्रायोरिटी ऑर्डर वह वेब पेज अपने पास सेव कर लेता है। यानी उसको पता है कि ये बंदा आएगा, इस फाइल को यहां पर खोलेगा। यानी हमारी जो प्रायोरिटीज हैं उनको वो अपने पास रख लेता है इन्हीं छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल के रूप में, जिनको कुकी कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कुकीज के माध्यम से जो वेबसाइट्स होती हैं वो हमारी जो गतिविधियां हैं उनको ट्रैक करती हैं। हम कौन कौन से साइट पे गए, हमारी क्या क्या चॉइसेस हैं, हम कौन सी शॉपिंग साइट पे गए, हमने कौन कौन से प्रोडक्ट वहां पर देखे, वो सब कुकी के रूप में स्टोर हो जाता है। जब भी हम दोबारा से उस साइट पे जाएंगे तो हमको सबसे पहले वही सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक कुकी एक छोटी टेक्स्ट फाइल होती है जिसे वेब सर्वर आपके वेब ब्राउज़र में जमा करता है। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर एक कुकी भेजती है। अगली बार जब आप उसी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपका वेब ब्राउज़र उस कुकी को वापस सर्वर पर लाएगा, जिससे वेबसाइट आपको पहचान लेगी और आपको वही चीज़ें पहले दिखाई जाएंगी जो आप देखकर गए थे। ठीक है, MS वर्ड फाइल का सही फॉर्मेट एक्सटेंशन क्या है? देखिए, अलग अलग प्रकार की फाइलों के एक्सटेंशन कई बार पेपर में पूछे गए हैं। यहाँ पर उनको थोड़ा और डीप में कवर करेंगे। देखिए, यहाँ पर पहले MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन आपसे पूछा है। MS वर्ड का होता है docx। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। वर्ड नाम से कोई भी फाइल एक्सटेंशन नहीं होता है, तो जल्दबाजी में आपने गलत नहीं करना है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, देखिए फाइल एक्सटेंशन होता क्या है। फाइल एक्सटेंशन एक फाइल के नाम के अंत में आने वाले अक्षर होते हैं जो फाइल के प्रकार को दर्शाते हैं कि ऑडियो है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, क्या है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ये समझने में मदद करते हैं कि फाइल को किस प्रोग्राम के साथ खोलना है। ठीक है, जो docx होता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों के लिए मानक फाइल एक्सटेंशन है। यह XML आधारित फाइल फॉर्मेट है जो MS वर्ड 2007 और उसके बाद के संस्करणों में इस्तेमाल होता है। देखिए, 2007-2008 के बाद के जो MS वर्ड की फाइल्स होती हैं उनमें जो एक्सटेंशन होता है वो docx होता है। उससे पहले केवल doc होता था। ठीक है, हालांकि अब ये नहीं चलता है। ये पुराने वाले MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, नए में docx है। ठीक है, जो PNG और JPEG थे ये दोनों इमेजेस के फाइल एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, प्रमुख फाइल एक्सटेंशन को देख लेते हैं। सबसे पहले वीडियो के एक्सटेंशन है, ये सारे वीडियो फाइल्स के। MP4 कॉमन है, MOV भी इसी का है, AVI, MKV, WMV, MP3, WAV, AAC, FLAC, WMA, ये सब आपके वीडियोस के एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, वीडियोस और ऑडियोज़ के होते हैं, जैसे एक हो गया, MP3 हो गया, वेब हो गया, इस तरीके से। अगला, तस्वीरों के भी एक्सटेंशन जैसे JPEG, JPG, PNG, GIF, TIFF, WEBP, ये आपके तस्वीरों के, फोटोज़ के होते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक हो गया, XLS ये एक्सेल का होता है, ये पावरपॉइंट का होता है, PDF, टेक्स्ट, EZIP, RAR और XE, ये सब क्या हैं आपके, ये डॉक्यूमेंट्स के एक्सटेंशन हैं। निम्न कथनों को पढ़ें। MS-DOS एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, क्या ये सही है? दूसरा दिया है विंडोज़ एक कमांड लाइन इंटरफेस है, क्या ये सही है? देखिए, दोनों के दोनों कथन आपके गलत हैं। जो MS-DOS है ये एक कमांड लाइन इंटरफेस है और जो विंडोज़ है ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो दोनों आपके गलत यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यानी जो MS-DOS है वो कमांड आधारित है और जबकि जो विंडोज़ है वो ग्राफिक बेस्ड होता है। ठीक है, MS-DOS में उपयोगकर्ता कमांड टाइप करके कंप्यूटर से बात करता है, जबकि जो विंडोज़ होता है उसमें उपयोगकर्ता माउस और आइकन का इस्तेमाल करके कंप्यूटर से बात करता है, ग्राफिक्स के माध्यम से। ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? हार्ड कॉपी अगर हमें चाहिए तो बतौर किस आउटपुट डिवाइस से वो मिलेगी? प्रिंटर से मिलेगी। मॉनिटर हो गया, ये हमें दिखा सकता है, सॉफ्ट कॉपी में स्क्रीन पर दिखा देगा। हमें हार्ड कॉपी अगर चाहिए तो वो किस आउटपुट डिवाइस से मिलेगा? वो मिलेगा हमें प्रिंटर से। ठीक है, अगला है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ इनपुट डिवाइसेस या अलग अलग शब्दावली दी गई है, डिवाइसेस एंड सिस्टम है, वो आपने बताना है। पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड बेसिकली एक हमारा इनपुट डिवाइस है, तो पहले का हो जाएगा 4। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, यानी कि 2। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा होता है? हमारा ड्राइंग टूल, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो तीसरे का 1 होगा, चौथे का हमारा 3, 4 2 1 3 इसका सही विकल्प बन जाएगा, 4 2 1 3 ऑप्शन बी। अगला, कौन सी संचार विधि डेटा स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करती है? तो इनमें से कौन सी संचार विधि है जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए प्रकाश संकेतों का इस्तेमाल करती है, यानी प्रकाश की जो पल्सेस होती हैं उनका इस्तेमाल करती है? यह है आपका प्रकाश तंतु संचार विधि, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मेथड जो है इसमें प्रकाश संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। जो रेडियो तरंग संचार विधि होती है इसमें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लूटूथ संचार विधि में आपका इसमें भी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। और अवरक्त तरंग संचार यानी जो इंफ्रारेड वेव कम्युनिकेशन हमारा होता है इसमें इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कुछ अतिरिक्त तथ्य देखिए। प्रकाश तंतु संचार विधि ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें डेटा को प्रकाश के रूप में एक फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, इस विधि में डेटा को प्रकाश के पल्सेस में परिवर्तित किया जाता है जो किसी कांच या प्लास्टिक के बहुत पतले तंतु से होकर गुजरते हैं। यह डेटा स्थानांतरण की सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय और सबसे सुरक्षित विधि है। ठीक है, यानी केबल्स के माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर्स के माध्यम से डेटा को, हमारे इंफॉर्मेशन को प्रकाश की फॉर्म में भेजा जाता है। ठीक है, रेडियो तरंग संचार विधि की बात करें, इसमें डेटा को वायु के माध्यम से रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके भेजते हैं। बेसिकली वाईफाई में, ब्लूटूथ में, सेलुलर नेटवर्क में इसी प्रकार के रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंफ्रारेड की बात करते हैं तो ये डेटा को इंफ्रारेड वेव्स के रूप में भेजता है। आमतौर पर छोटी दूरी के जो उपकरण होते हैं, जैसे टीवी का जो रिमोट हमारा हो गया, दूसरे रिमोट हमारे हो गए, वो इस टेक्निक पर आधारित होते हैं, इंफ्रारेड पर। ठीक है, ब्लूटूथ संचार विधि हमने ऊपर देखा कि इसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। अगला, इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है? फिर से वही क्वेश्चन, अब आप कभी नहीं भूलेंगे, कैश मेमोरी। और जो कंफ्यूजन था कि तेज रजिस्टर्स होते हैं या कैश होती है, वो भी आपका क्लियर है, रजिस्टर्स। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निबल में आपके 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या हैं? तो कीबोर्ड और माउस ये दोनों इनपुट इकाइयां हैं, ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम चुनें। देखिए, निर्देश चक्र जो इंस्ट्रक्शन साइकिल हमारी होती है, इसमें हमने क्या क्या इंस्ट्रक्शन वहां पर दिए, जो पूरा साइकिल चलता है वो आपने बताना है। देखिए, जो हमारा निष्पादन प्रक्रिया होती है, यानी जो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस हमारा होता है, जिसमें कोई प्रोग्राम, कोई प्रोसेस पूरा डेटा कर लेता है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें सबसे पहला चरण होता है फेच। फेच का मतलब हो गया कि सीपीयू मेमोरी से डेटा को प्राप्त करेगा, यानी डेटा अपने पास लेकर आना। ठीक है, फिर उसको वो डिकोड करता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है, यानी उसको प्रोसेस करता है, और फिर उसे स्टोर कर लेता है। ये पूरा एक डेटा साइकिल होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है कि पहले डेटा को लाया जाएगा, फिर डिकोड किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर स्टोर किया जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, देखिए। निर्देश चक्र वह बुनियादी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सीपीयू मेमोरी से एक निर्देश को प्राप्त करता है, उसे समझता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर रिजल्ट को जमा कर देता है। 4 चरणों में यह पूरा होता है। सबसे पहला चरण होता है फेच। फेच में क्या होता है? सीपीयू मेमोरी से डेटा को लाता है, जैसे मैंने आपको कहा, यह पहला चरण है। ठीक है, दूसरा चरण में सीपीयू उस डेटा को डिकोड करता है, उसे समझता है कि उसे करना क्या है। उस निर्देश को सीपीयू के लिए समझने योग्य भाषा में उसे बदला जाता है, डिकोड कर लिया जाता है, फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी इसमें सीपीयू उस डेटा को, जो हमने उसे ऑर्डर दिया है कि इसको ऐड करो, इसको प्रोसेस करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, वो करेगा, जैसे जोड़ घटाओ, किसी डेटा को ट्रांसफर करना, और फिर जो रिजल्ट बनेगा उसको स्टोर करने का काम ये करता है। ठीक है, ये 4 चरण हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के। अगला, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर नहीं है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल क्रोम हमारा ब्राउजर है। ठीक है, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम, ये सब क्या हैं? आपके वेब ब्राउजर हैं। ठीक है, अगला, यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे सी लैंग्वेज में लिखा गया। ठीक है, बेसिकली जो यूनिक्स हमारा था, यह 1970 के दशक में इसे डेवलप किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेनिस रिची के द्वारा इसे बनाया गया। डेनिस रिची वही है जिन्होंने सी लैंग्वेज को विकसित किया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें लिखा गया सी में। हालांकि शुरुआत में असेंबली लैंग्वेज में इसे लिखा गया था, बाद में इसे फिर से सी भाषा में लिखा गया। ठीक है, विकल्पों में इसका जो हमारा अतिरिक्त तथ्य है वो यही है कि यूनिक्स को 1970 के दशक में लिखा गया था। डेनिस रिची ने इसको लिखा, उनके सहयोगी थे केन थॉमसन। ठीक है, शुरुआत में इसे असेंबली भाषा में लिखा गया, लेकिन बाद में इसे पूरी तरह से सी भाषा में लिखा गया। ठीक है, अगला,
नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, एक को कथन कहा गया है, एक को कारण। देखिए पहला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी अक्षर को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है। क्या ये सही है? देखिए जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, यह किसी अक्षर को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है। यह आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी इस इम्पैक्ट प्रिंटर के माध्यम से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के माध्यम से अक्षरों को, चित्रों को छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से, ऐसे बिंदु बना दिए जाते हैं, इस माध्यम से उनको बनाया जाता है, ठीक है। कोई भी अक्षर आपको बनाना हो, ठीक है। दूसरा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिंस के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिंस पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदुओं के आकार में अक्षर को प्रिंट करते हैं। ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं इनके पीछे, पिंस के पीछे हैमर वहां पे लगे होते हैं जो पिंस को प्रेस करते हैं। जब हम की यानी कि बटन को दबाते हैं वो पिन आकर के पेपर में उस अल्फाबेट या कोई भी अक्षर के आकार के बिंदु वहां पर बनाती है, ठीक है। छोटे छोटे डॉट्स वो बना देती है जिनके समूह को हम फिर बाद में अक्षर कहते हैं। तो यहां पर कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी यहां पे सही है, ठीक है। तो कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन ए। अगला, पेज लेआउट में हेडिंग को अलग दिखाने के लिए कर सकते हैं। देखिए पेज लेआउट में हेडिंग को अलग दिखाने के लिए उसे बोल्ड किया जा सकता है। जब हम उसे डार्क कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, तो हम उसको एक अलग और गहरा और डार्क दिखा सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का उदाहरण है? तो अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होती है हमारी? प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम, कैश मेमोरी ये सब आती हैं। सेकेंडरी में आती है आपकी हार्ड ड्राइव। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या होता है? देखिए डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन इसका जो शुरुआती लाभ है, प्राइमरी जो इसका फायदा है वो ये है कि यह फाइल पहुंच समय कम कर देता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होता क्या है देखिए, समय के साथ जब हम कंप्यूटर पर फाइल को सेव करते हैं, बदलते हैं, उनको हटाते हैं, तो ये फाइलें हार्ड डिस्क पर छोटे और बिखरे हुए टुकड़ों में जमा हो जाती है। संग्रहित यानी कि जमा। इस बिखराव को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यानी छोटी छोटी टुकड़ों में अलग अलग जगहों पर ये फाइल्स जमा हो जाती हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ एक ही जगह पर पुनर्व्यवस्थित करती है। फाइल एक्सेस समय में कमी हो जाती है इसके माध्यम से। जब फाइलें एक ही जगह पर आ जाती हैं तो हार्ड डिस्क डेटा खोजने के लिए कम दूरी तक घूमता है। उसे अब अलग अलग जगहों से छोटे छोटे टुकड़े लाने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के माध्यम से सारा जो टुकड़ा था उसको हमने एक जगह पर जमा कर दिया। इससे फाइल को खोलने, उसे एक्सेस करने में लगने वाला समय कम हो जाता है, जिससे कंप्यूटर का समग्र प्रदर्शन बेहतर होता है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या है वो समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए था फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। हमने देखा कि फाइल छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जगहों पर सेव हो जाती है। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के माध्यम से हम उनको एक जगह पर सेव करते हैं, जिससे हम उन फाइलों को कम समय में एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए हमारा उत्तर क्या था? फाइल पहुंच कम समय कर देता है, फाइलों पर पहुंच कम कर देता है, ठीक है। अगला, बूट प्रक्रिया का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? देखिए बूट प्रक्रिया क्या होती है, हमने शुरुआत में देखा कंप्यूटर को ऑन करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा लोड करने तक की पूरी प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग, ठीक है। तो बूट में क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करना, ठीक है। केवल कंप्यूटर बंद नहीं करना है, बंद कंप्यूटर को ऑन करना, पूरा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करना ही ये कहलाता है, ठीक है। बूट प्रक्रिया कंप्यूटर के चालू होने के बाद की शुरुआती प्रक्रिया है, यानी जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो बूटिंग होती है। यह हार्डवेयर को जांच करता है, हार्डवेयर को तैयार करता है और अंत में ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड करता है। एक बार जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तब कंप्यूटर हमारा इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। बूट की पहली प्रोसेस क्या है? बूट का पहला चरण क्या था? पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऊपर देखा था, जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जो होते हैं हमारे रैम, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, इन सब की जांच करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से कौन सा है जो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ऑप्शन बी ए सही उत्तर होगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो एमएस वर्ड में जब आप कोई टेक्स्ट कॉपी करने जाते हैं तो Ctrl+C प्रेस करते हैं, और जब उस कॉपी वाले डेटा को पेस्ट करना होता है तो Ctrl+V का इस्तेमाल होता है, ठीक है।
कंट्रोल P का इस्तेमाल प्रिंट करने के लिए होता है, पेस्ट के लिए नहीं। और अगर हमें किसी चयनित टेक्स्ट को कट करना है तो उसके लिए X का इस्तेमाल होता है। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट के ऊपर सेफली डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए HTTPS का इस्तेमाल होता है। सभी के सभी हमारे इंटरनेट पर संचार के लिए प्रोटोकॉल हैं। अगर आपको सुरक्षित संचार करना है तो जिसके पीछे S लगा हो HTTP में, उसका इस्तेमाल करें। इसे सिक्योर माना गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। होता क्या है देखिए, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यह HTTP का एक सुरक्षित संस्करण है। आमतौर पर आपने देखा होगा वेबसाइट की शुरुआत में HTTP लिखा होता है। जिस पर HTTP लिखा यानी वो उतनी सिक्योर नहीं है। HTTPS वाली वेबसाइट ज़्यादा सिक्योर होती है। ठीक है, इसमें डेटा को इनक्रिप्टेड परत के माध्यम से भेजा जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यूज़र के ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच का संचार सुरक्षित रहे और कोई तीसरा इनको आसानी से ना पढ़ सके ना बदल सके। ठीक है, विशेष रूप से ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स, लॉगिन वाले जो पेजेस होते हैं वहाँ पर होता है। ठीक है, HTTPS में इंक्रिप्शन करने के लिए सिक्योर सॉकेट लेयर या TLS प्रोटोकॉल, जिसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कहते हैं, का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी इसके माध्यम से हम डेटा को कोडेड रूप में ट्रांसमिट करते हैं ताकि कोई तीसरा ना देख ले। किस रूप में या किस प्रोटोकॉल के माध्यम से हम इन्हें एनक्रिप्ट करते हैं? तो SSL और TLS। ठीक है, FTP क्या होता है? ये भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादा सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है, HTTP ये भी वही है, HTTPS का पहले का वर्जन। ये वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा संचार करने का मूल प्रोटोकॉल है, लेकिन ये असुरक्षित है क्योंकि ये डेटा को सादे टेक्स्ट के रूप में भेज देता है, जिससे कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी उसको हैक कर सकता है। SMTP की बात करें, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, एन्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जब हम डेटा को एन्क्रिप्ट करते हैं, क्यों करते हैं? ये करते हैं ताकि हमारा डेटा चोरी ना हो, उसको कोई बदल ना सके, उससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एन्क्रिप्शन को करने का क्या उद्देश्य है वो हमने देखा, ताकि डेटा चोरी ना हो, डेटा हमारा सेफ रहे। इनक्रिप्शन होता क्या है? इनक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हमारे रीडेबल डेटा को, जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, एक कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं। जब उसे रिसीव करते हैं तो फिर उसे डिक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है डेटा की सुरक्षा। कुकीज़ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कुकीज़ का उपयोग उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं और सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए होता है। इनमें से कौन एक वॉलेटाइल मेमोरी है? तो वॉलेटाइल मेमोरी होती है रैम। ऑप्शन ए। 1 किलोबाइट निम्न में से किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट आपके 1024 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। CPU का तात्पर्य क्या है? CPU का फुल फॉर्म बताना है, सिंपल सी चीज़ है। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। ठीक है, CPU के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। CPU में ALU लगा होता है, जो सारे गणितीय जो कैलकुलेशंस होती हैं, तार्किक कैलकुलेशन होती हैं, यानी घटाना, जोड़ना, भाग देना, गुणा करना या तार्किक जैसे तुलना करना, वो ये करता है। एक और होती है, इसमें कंट्रोल यूनिट होती है जो CPU के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर तीसरी चीज़ होती है रजिस्टर्स, जो हमने ऊपर देखे थे, बहुत ही छोटे और बहुत ही तेज मेमोरी वाली यूनिट्स। ठीक है, निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? फिर से वही क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन बना है उत्तराखंड में। लाइनक्स एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका AI को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। FPGA का विस्तृत रूप क्या है? देखिए, FPGA जो है हमारा, ये एक एकीकृत सर्किट है, यानी कि यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी एक IC चिप्स है जिसके माध्यम से हम AI को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, एक मैलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब वह उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो वह काफ़ी हद तक वायरस या वर्म की तरह काम करता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
ट्रोजन हॉर्स हमने ऊपर भी देखा था कि आपको एक लगेगा कि ऑथेंटिक सोर्स है, आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर बाद में वो अपना पीछे बैकग्राउंड में काम करना शुरू करता है, डेटा चोरी का काम करना या कंप्यूटर को हैंग करने का काम करना। ठीक है, वो होता है ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स, जिसे आमतौर पर ट्रोजन कहते हैं, एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो एक वैध और उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में खुद को छिपाता है। ठीक है, यह उपयोगकर्ता को बहला फुसलाकर अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित करता है। इंस्टॉल होने के बाद चुपचाप पृष्ठभूमि में काम करता है, उपयोगकर्ता के डेटा को नुकसान पहुंचाता है या संवेदनशील जानकारी को चुरा लेता है। ठीक है, अन्य मालवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे कीलॉगर है, एक कीलॉगर भी होता है। यह एक प्रकार का स्पाईवेयर है जो उपयोगकर्ता के कीबोर्ड पर दबाई गई हर कुंजी के रिकॉर्ड को रखता है, जिसमें पासवर्ड होते हैं और हमारी जो बाकी की प्राइवेट चीजें होती हैं वो शामिल होते हैं। रैंसमवेयर के बारे में हमने ऊपर जाना कि उपयोगकर्ता के डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी कोड में बदल देता है और फिर उसे डिक्रिप्ट करने के लिए हम ही से पैसा मांगता है। ठीक है, फिरौती। स्पाईवेयर एक मालवेयर है जो उपयोगकर्ता की गतिविधियों को गुप्त रूप से ट्रैक करता है। ठीक है, डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए, डेटा सुरक्षा प्रबंधन को लेकर के उसके सिद्धांतों की बात कर रहा है कि डेटा सुरक्षा प्रबंधन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं जो ग्राहक और संगठन के बीच डेटा को सुरक्षित रखते हैं कि इस डेटा तक केवल वही जा सकते हैं जिनके पास इसको अधिकार है, जिनके पास इनका एक्सेस है। ठीक है, 3 प्रमुख सिद्धांत होते हैं किसी भी डेटा सुरक्षा प्रबंधन के तहत। जैसे बैंक और बैंक के जो ग्राहक हैं इनके बीच की अगर हम बात कर लें तो 3 प्रमुख डेटा सुरक्षा प्रबंधन के सिद्धांत हैं। इनको कहा जाता है CIA। ठीक है, पहला होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा होता है इंटीग्रिटी और तीसरा होता है अवेलेबिलिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी में क्या होता है, इंटीग्रिटी यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सटीक हो, संपूर्ण हो, विश्वसनीय हो। ठीक है, यानी डेटा में कोई भी बदलाव ना हो, डेटा में कोई भी छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, दूसरी होती है अवेलेबिलिटी। ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है कि जो अधिकृत उपयोगकर्ता है, जैसे हम हैं, हमें हमारा डेटा जब हम चाहें हमें हमारा डेटा मिल सके, हमेशा वो डेटा उपलब्ध होना चाहिए हमारे लिए। ठीक है, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब यह हो गया कि डेटा हमारे और बैंक के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति तक नहीं जाना चाहिए। वही पूछा गया है कि ग्राहक और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोगों से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं में शामिल है, तो वह है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता। गोपनीयता बनी रहे, जिसके पास एक्सेस उस डेटा का केवल उन्हीं तक वो जाना चाहिए, किसी तीसरे के पास नहीं। तो डेटा सुरक्षा प्रबंधन के 3 सिद्धांत हमने देखे, जिसमें इस वाले का उत्तर है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता। इसका अर्थ होता है डेटा तक पहुंच केवल उन लोगों तक सीमित होनी चाहिए जिन्हें इसकी अनुमति है। यह अवैध पहुंच या अनधिकृत प्रकटीकरण, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से डेटा की रक्षा करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संवेदनशील जानकारी गोपनीय रहे। डेटा सुरक्षा प्रबंधन के 3 प्रमुख सिद्धांत होते हैं जो हमने देखा, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी में क्या होता है, सुनिश्चित करता है कि डेटा सटीक हो, संपूर्ण हो, अविश्वसनीय हो, अनधिकृत तरीके से डेटा में कोई भी बदलाव ना हो। और अवेलेबिलिटी क्या देखता है कि अधिकृत उपयोगकर्ता यानी जो ऑथराइज यूजर है वो जब भी आवश्यकता हो डेटा और संसाधनों तक पहुंच सके। ठीक है, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। एडोब फोटोशॉप क्या होता है, बेसिकली ये हमारा एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ग्राफिक सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से हम डिजिटल इमेजेस को बना सकते हैं। तो एडोब फोटोशॉप भी क्या है, इमेजेस को बनाने का एक एप्लीकेशन। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने करी थी। तो फेसबुक के संस्थापक कौन थे। फेसबुक की स्थापना 2004 में होती है, मार्क जुकरबर्ग ने इसे स्थापित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए। किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता क्या कहलाती है। देखिए, कोई कंप्यूटर नेटवर्क है, उस पर किसी भी तरह का कोई त्रुटि आ जाता है, कोई गलती वहां पर हो जाती है, कनेक्शन चला जाता है, डेटा नुकसान हो जाता है, इस प्रकार की स्थितियों से निपटने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को लचीलापन उसका कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यानी कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो किसी भी विफलता के बाद किस तरीके से अपनी सेवाओं को जारी रख सकता है, किस तरीके से अपने आप को चालू रख सकता है कि जो सेवाएं वो दे रहा है वो ठप ना हो, उसी को कहते हैं उसका लचीलापन। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में रेजिलियंस यानी कि लचीलापन का मतलब है कि नेटवर्क किसी विफलता के बावजूद भी अपनी सेवाएं जारी रख सकता है।
एक लचीला नेटवर्क स्वचालित रूप से समस्या का पता लगा लेता है, डेटा को दूसरे पथ पे रिरूट कर देता है ताकि जो ट्रांसमिशन है, संचार है, वो चलता रहे। ठीक है। MS DOS निम्न में से किस प्रकार के यूजर इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऊपर हमने देखा था ग्राफिक यूजर है या कमांड यूजर है। सही आंसर होगा कमांड आधारित इंटरफेस। विंडो वाला जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, MS DOS हमारा कमांड आधारित इंटरफेस है। ठीक है। अगला, कौन सा प्रोटोकॉल भिन्न मशीनों के बीच ईमेल संदेश के लिए प्रयोग होता है? तो ईमेल संदेशों को भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऊपर भी हमने देखा था। ठीक है। कौन सा अनुक्रम सक्रिय होता है जब हम कंप्यूटर सिस्टम को चालू करते हैं? जब हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो बूट की प्रोसेस शुरू होती है, ऑप्शन बी। ठीक है। इसके माध्यम से सबसे पहला चरण क्या होता है? पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। जिसमें जो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला हमारा सिस्टम होता है, BIOS हम जिसको कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जांच करता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब एक बार लोड हो जाता है, कंप्यूटर हमारा रेडी होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्देशिकाओं का उपयोग किया जाता है। निर्देशिकाएं यानी जो हमारी डायरेक्टरीज होती हैं, यानी कि जो फोल्डर्स हमारे होते हैं सिंपल भाषा में, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फाइल्स को ट्रैक करने के लिए। अगर फोल्डर नहीं बने होंगे, डायरेक्टरी नहीं बनी होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा डेटा कहां पर, किस जगह पर रखा हुआ है, किस नाम से? तो कंप्यूटर में डायरेक्टरी का इस्तेमाल यानी कि फोल्डर का इस्तेमाल बेसिकली कंप्यूटर में फाइलों को अच्छे तरीके से, मैनेज तरीके से रखना होता है। ठीक है। फाइल्स को ट्रैक करने के लिए। अगला, निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है? कंप्यूटर चिप्स में इनमें से कौन सा प्राकृतिक तत्व लगा होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर होता है यानी कि यह कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है, कुछ में नहीं कर सकता। इसी वजह से IC चिप्स बनाने में जो इस्तेमाल हम करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने में, वो सिलिकॉन का करते हैं। ठीक है। समाचारों में देखी गई V2X तकनीक किससे संबंधित है? V2X जो तकनीक है हमारी, पूरा नाम है व्हीकल टू एवरीथिंग। इसका संबंध जो है वो ऑटोमोबाइल से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला, रडार का पूर्ण अभिरूप क्या है? रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों करते हैं? फिर से वही क्वेश्चन ऊपर देखा था, सुरक्षा के लिए। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है। इंटरनेट पर अगर हमें डेटा को ट्रांसमिट करना है, उसके लिए TCP/IP का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल अगर हमें डाउनलोड करने हैं, ईमेल अगर हमें भेजना है, प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए हम SMTP का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। FTP ही है जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम यही है, जिसका मेन काम भी यही है कि फाइल को ट्रांसफर करना। ठीक है। कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? देखिए, गेट्स को लेकर के भी सवाल बन जाते हैं। यूनिवर्सल गेट के नाम से ऑप्शन डी जो है यहां पर डी करना, नैंड गेट को जाना जाता है। जो नैंड गेट है इसे एक यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम बाकी के जितने गेट है, चाहे वो एंड गेट हो, और गेट हो, नॉट गेट हो, शॉर गेट हो, किसी भी गेट को बना सकते हैं। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए? यानी जो IC चिप्स हैं वह किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आए थे? कंप्यूटर की प्रमुख तौर पर 5 पीढ़ियां अभी तक हुई हैं, 5वीं पीढ़ी चल रही है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में IC चिप्स का इस्तेमाल किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। और अब 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जिनमें AI का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। टिम बर्नर-ली ने कौन सा आविष्कार किया था? उनसे कौन सा आविष्कार उनसे जुड़ा हुआ है? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसका आविष्कारक टिम बर्नर-ली को ही माना गया है। ठीक है। इसके अलावा HTML जो हमारा होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वेब पेजेस लिखे जाते हैं, इसका भी किसने विकसित किया था? इसे टिम बर्नर-ली ने। ठीक है। इसके अलावा HTTP हो गया, URL हो गया, इन सबको विकसित करने का श्रेय इसी व्यक्ति को जाता है। GPS का पूर्ण रूप क्या होता है? GPS का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। अगला,
निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है? तो कंप्यूटर वायरस के बारे में कई बार हमने जान लिया। ट्रोजन जो है, ट्रोजन हॉर्स हम जिसे कहते हैं, एक कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, कैसा कंप्यूटर वायरस है हमने वो भी देखा। अगला है हमारा ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है? देखिए, ई गवर्नेंस होता क्या है? ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकारी सेवाओं और सूचनाओं को नागरिकों तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सही तरीके से पहुंचाना। ठीक है, ई गवर्नेंस के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, यानी कि 4 इसके प्रमुख घटक हैं जिनका एक साथ अगर ये सहयोग करेंगे तो ही उस राज्य में, उस देश में ई गवर्नेंस अच्छे से चल पाएगी। ये 4 स्तंभ कौन कौन से हैं जिनके ऊपर ई गवर्नेंस टिकी होती है? इसमें पहले होते हैं लोग, दूसरी होती है प्रोसेस, तीसरी होती है टेक्नोलॉजी और चौथे होते हैं रिसोर्सेस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे कि ई गवर्नेंस को सफल बनाने के लिए 4 प्रमुख स्तंभों की आवश्यकता होती है। ये चारों स्तंभ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ई गवर्नेंस को प्रभावी बनाने के लिए इन सभी को एक साथ काम करना होता है। 4 स्तंभों में सबसे पहले आते हैं पीपल। ई गवर्नेंस का अंतिम उद्देश्य लोगों को सेवाएं प्रदान करना होता है। इसमें लोग भी शामिल हैं, सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं और दूसरे हितधारक भी शामिल हैं, यानी जिनको इसका फायदा मिलेगा, जो इसका फायदा देंगे और जो दिलवा रहा है, वो सब इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। दूसरा है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। ई गवर्नेंस केवल प्रौद्योगिकी को लागू करने के बारे में नहीं है, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं को और ज़्यादा सरल और ज़्यादा कुशल बनाने का तरीका है। ठीक है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। इसमें आपको अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके माध्यम से आप सर्विस दे पाएंगे। ठीक है, यानी पहले सर्विस देने के लिए लोग चाहिए, फिर सर्विस देने के लिए आपको अच्छी प्रोसेस चाहिए, फिर सर्विस देने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और फिर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए आपको रिसोर्सेस चाहिए। ठीक है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ने चाहते हैं, वे पेशेवर, वे प्रोफेशनल जो दूसरे प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं वहां पर, उनके लिए सोशल मीडिया साइट है आपकी लिंक्डइन। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टमों को लेकर के सवाल बन जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टमों के मध्य भाग को कर्नल कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कई बार आपने सुना होगा कर्नल फेलियर, इसका मतलब यही हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर फेल हो गया। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण और उसका बिल्कुल सेंट्रिक हिस्सा होता है, केंद्रीय हिस्सा होता है। ठीक है, अगला वह हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। कौन सा हमला होता है, कौन सा साइबर अटैक होता है जो आपसे आपकी जानकारी मांगता है और अगर आपने गलती से दे दी तो फिर आप उसके जाल में फंस जाते हैं? इसे कहते हैं फिशिंग। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। फिशिंग भी एक प्रकार का साइबर अटैक होता है। इसमें जो अटैक करने वाला होता है, साइबर क्राइमर जो होता है, वो इसमें खुद को एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे कहेगा कि मैं आर्मी से हूं, मैं बैंक से हूं, या मैं आपके किसी भी कंपनी, जो बड़ी कंपनियां हैं वहां से बात कर रहा हूं, आपका हमारी कंपनी में चयन हुआ है, इस फॉर्म को भर के आप जमा कर दीजिए। और जैसे ही आप फॉर्म पे क्लिक करते हैं आप उसके जाल में फंस जाते हैं। तो इसे कहते हैं फिशिंग। अपनी व्यक्तिगत जानकारी देना या उनके कहे अनुसार कोई लिंक पे क्लिक कर देना या कोई ऐप इंस्टॉल कर देना। ठीक है, इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? तो W3C, W3 जो है यहाँ पे 3W यानी वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहा है और जो C है वो कंसोर्टियम की बात करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। W3C एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए मानकों यानी स्टैंडर्ड्स को विकसित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वेब की वृद्धि और विकास सभी के लिए खुला हो और सुलभ हो। इसकी स्थापना 1994 में टिम बर्नर-ली ने करी थी। टिम बर्नर-ली ने ही www का आविष्कार किया था। जो ये WWC है, WWC, इसका मेन काम क्या है कि वेब के लिए प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश विकसित करना। ठीक है, ये मानक, ये स्टैंडर्ड सुनिश्चित करते हैं कि सभी वेब ब्राउज़र और डिवाइस एक ही तरह से काम करें, जिससे वेब का उपयोग सभी के लिए आसान हो। तो वेब ब्राउज़र के क्षेत्र में, वेब से जुड़े हुए क्षेत्र में एक स्टैंडर्ड सेट करने का काम करता है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, MPEG का अर्थ क्या है? MPEG का अर्थ होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन बी
मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क किसके उदाहरण हैं? सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक है, प्राइमरी में कौन आते हैं? रैम आती है, रोम आती है। सेकेंडरी में ये आपके सारे डिवाइसेस आते हैं। किसी मानक डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो किसी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के साथ और नाम अगर आपको साथ में जोड़ने हैं और एड्रेस अगर आपको जोड़ने हैं, इसको कहते हैं मेल मर्ज। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मेल मर्ज होता क्या है? मेल मर्ज, इसके अगर हम बारे में बात करें, किसी भी मानक डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता को मेल मर्ज कहते हैं। मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में उपलब्ध होता है। ये आपको एक ही डॉक्यूमेंट को कई प्राप्तकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत करने की अनुमति देता है। यानी एक ही मेल, एक ही डॉक्यूमेंट अगर आपको कई सारे लोगों को भेजना है तो इसके माध्यम से आप उसमें नाम और उनके एड्रेसेस जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर जो न्यूज़लेटर, एडवर्टाइजमेंट और किताबें या दूसरे तरीकों के डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने में इस्तेमाल होता है। यानी इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम किताबें या दूसरे तरीके के डॉक्यूमेंट्स या एडवर्टीजमेंट्स को तैयार करते हैं? ये करता है वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने आपको ऊपर बताया था, उपयोगिता सॉफ्टवेयर, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित करने का काम करते हैं, हमारे कंप्यूटर को बाहरी हमलों से बचाते हैं, वायरस से बचाते हैं। ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस कहलाते हैं। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ है रैम। रैम कैसी मेमोरी है? रैम आपकी अस्थिर मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है। रोम आपकी स्थिर मेमोरी है, पहले का 2 है, दूसरे का 3 है। और कैश मेमोरी ये भी अस्थिर है लेकिन ये सबसे तेज भी है, तो तीसरे का 1 हो जाएगा। 2 3 1 हमारा सही विकल्प है। 2 3 1 ऑप्शन सी। अगला, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है इसमें सीडी रोम। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, जो हमारी सीडी डीवीडी ये होती हैं, ये सब क्या है? हमारे ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला, सबसे ज्यादा फेमस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है? ऊपर आपसे एक पेपर में पूछा गया था हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, वो था प्रिंटर। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है सबसे ज्यादा फेमस? ये है आपका मॉनिटर, जो आपको नॉर्मली तौर पर आउटपुट डिवाइस के रूप में सॉफ्ट डेटा या सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है, वो है मॉनिटर। आपको सबसे पहले जो भी रिजल्ट है वो कहाँ दिखता है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। वहां पर हमें सॉफ्ट कॉपी मिलती है, हार्ड कॉपी के लिए हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। ठीक है, यह एक इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर, मैप और ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए प्रयुक्त होता है। जो हमारी पिक्चर्स होती है, मैप होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए डिजिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जो डिजिटाइजर होता है बेसिकली ये एक इनपुट डिवाइस होता है जो हमारी जो फोटोज़ होती हैं, ये जो ड्राइंग्स होती हैं, मैप्स होते हैं, उनको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर के अंदर हमें उनको ओपन करने में मदद करता है। ठीक है, अगला, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजीज के बारे में दिया गया है, दूसरी तरफ उनमें क्या प्रकार का संयोजन बनता है वो। पहला दिया है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? बेसिकली अलग अलग प्रकार के ये नेटवर्क के तरीके हैं, किस तरीके से नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। देखिए, जो मैश टोपोलॉजी होती है इसमें हर नोड यानी हर कंप्यूटर एक अलग भौतिक लिंक का उपयोग करके नेटवर्क पर हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। यानी मैश नेटवर्किंग के अंदर, मैश टोपोलॉजी के अंदर हर एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? मैश टोपोलॉजी। दूसरी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? इसमें हर कंप्यूटर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ एक केंद्रीय हब से जुड़ा होता है, यानी बीच में केंद्रीय हब होगा और बाकी के सारे कंप्यूटर उसके साथ जुड़े होंगे। ठीक है, तीसरी है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक बंद लूप आकार में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और चौथी होती है बस टोपोलॉजी, जिसमें हर कंप्यूटर या सर्वर एक ही केबल से जुड़ा होता है। तो ये अलग अलग प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें हमने देखा, मैश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं, स्टार में सारे एक केंद्रीय सिस्टम से जुड़े हैं, रिंग में सारे एक गोल घेरा बनाकर जुड़े हैं और बस टोपोलॉजी में सारे एक सर्वर या एक ही केबल के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, सही क्रम क्या होगा? पहले का आंसर हो जाएगा आपका
2, दूसरे का आंसर हो जाएगा 4, तीसरे का 1, चौथे का 3। 2 4 1 3 इसका सही विकल्प होगा, 2 4 1 3। ठीक है। पावर पॉइंट के कौन से मेन्यू से हम टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर, आर्ट, चार्ट इत्यादि एक्सेस कर सकते हैं? देखिए, MS पावर पॉइंट जो होता है उसमें एक आपका मेन्यू होता है जिसमें हम इन सारी चीज़ों को MS पावर पॉइंट में ओपन कर सकते हैं। मेन्यू का नाम होता है इंसर्ट। इंसर्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप उसमें फिर पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं, आप चार्ट वहाँ पे बना सकते हैं, आप इमेज वहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कोई विभिन्न आकार के जो शेप्स होते हैं, तीर आपको बनाना है, गोला बनाना है, स्क्वायर बनाना है, आप बना सकते हैं। ठीक है। अगला, एक नेटवर्क जो पूरी दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का काम, अलग अलग कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है इंटरनेट, ऑप्शन डी। ठीक है। किसी एक संगठन या किसी एक विभाग के भीतर के नेटवर्क को कहते हैं इंट्रानेट। दोनों अलग अलग हैं। पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जो एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल होता है? माउस। ठीक है। BIOS संग्रहित, ये किसमें संग्रहित होता है? BIOS हमने ऊपर देखा था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो पोस्ट जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, उसका पहला चरण ही होता है BIOS के माध्यम से। ठीक है। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है, ये आपके रोम में जमा होता है, रोम में बना होता है। ठीक है। अगला, यह एक ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है। फिर से ऑप्टिकल डिवाइस इनमें से कौन सी है? ऑप्टिकल डिवाइस है हमारा स्कैनर, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। देखिए, ऑप्टिकल डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो लाइट यानी ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करता है डेटा को पढ़ने के लिए। जैसे OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऐसे ही स्कैनर ये भी क्या करता है? डेटा को पढ़ने के लिए प्रकाश का इस्तेमाल करता है, किरणों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, लाइट का इस्तेमाल। अगला, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई का वर्णन है? सबसे छोटी इकाई होती है बिट। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ एक्सेल है, एक्सेल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? एक्सेल का इस्तेमाल गणना के लिए किया जाता है, MS एक्सेल। ठीक है। दूसरी तरफ एक्सेस है, एक्सेस जो होता है यह डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा है MS वर्ड, इसमें हम टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं, और पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स बनाते हैं। तो 2 1 4 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 1 4 3 कहां पर है? ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। रैम एक अस्थिर मेमोरी है, पहला तो सही है। रोम एक अस्थिर मेमोरी है, गलत हो जाएगा। रोम कैसी मेमोरी है? स्थिर मेमोरी है। रैम अस्थिर है, तो पहला सही है, दूसरा आपका गलत होगा। ठीक है। GHz शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? देखिए, गीगाहर्ट्ज में हम कंप्यूटर की क्या माप करते हैं? गीगाहर्ट्ज में हम कंप्यूटर की रफ्तार, उसकी स्पीड को मापते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला, 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है? यानी 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक अगर आपको ट्रांसमिशन करना है तो कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक का इस्तेमाल होगा? आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल। ठीक है। निम्न में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है? तो 5वीं जनरेशन की भाषा है यहाँ पे प्रोलॉग। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रोलॉग यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका पूरा नाम है, AI पर आधारित है, 5वीं पीढ़ी की प्रचलित भाषा है। ठीक है। जो SQL है ये 4थी पीढ़ी की है, जो C++ है ये 3री पीढ़ी की है। आमतौर पर इसे 3री पीढ़ी की माना जाता है, और C को भी 3री पीढ़ी की माना जाता है। इंटरनेट पर एक मीडिया प्रस्तुति कौन सी है? तो देखिए, इंटरनेट पर एक मीडिया प्रस्तुति को कहते हैं वेबकास्टिंग। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। वेबकास्टिंग इंटरनेट पर एक मीडिया प्रस्तुति है। इसमें ऑडियो, वीडियो, इस प्रकार के जो एक तरफा संचार के माध्यम होते हैं, यानी ऑडियोज के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से हम लोगों को जानकारियां देते हैं। ठीक है। ईमेल का तात्पर्य क्या है? ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, ईमेल को लेकर के कई बार सवाल बन जाते हैं, इसकी फुल फॉर्म को लेकर के, किसने इसे विकसित किया, इसमें क्या क्या शब्दावलियां होती हैं, BCC क्या होता है, CC क्या होता है, वो सारी चीज़ें। देखिए, ईमेल की शुरुआत की बात करते हैं। ईमेल कब शुरू हुआ? ईमेल शुरू हुआ था 1971 के आसपास। 1970 के दशक की शुरुआत में ईमेल पहली बार भेजा गया था। किसने शुरू किया? अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर रे टॉमलिंसन, इनको ईमेल के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा ईमेल को विकसित किया गया। ठीक है। इन्होंने ARPANET जो इंटरनेट से पहले प्रचलित था, इस पर 2 कंप्यूटरों के बीच संदेश भेजने के लिए पहला प्रोग्राम विकसित किया था। ठीक है।
इन्होंने ही पते को अलग करने के लिए @ चिन्ह का इस्तेमाल शुरू किया, जो आज भी ईमेल पते का एक अभिन्न हिस्सा है। ईमेल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियां, जैसे ईमेल में टू जो लिखा रहता है यानी कि प्रेषित के लिए, ये वो फील्ड होता है जिसमें हम उस व्यक्ति का डिटेल देते हैं, उस व्यक्ति का ईमेल डालते हैं जिससे हम मैसेज भेज रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें एक शब्दावली होती है CC, जिसे कार्बन कॉपी कहते हैं। इसमें हम उन लोगों का ईमेल पता डालते हैं जिन्हें हम सूचना के लिए ईमेल भेज रहे हैं, लेकिन हमें उनसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का HR है, ठीक है। अब उसने डायरेक्ट जो एम्प्लॉय है उसको ईमेल भेजा। ईमेल भेजने के बाद उसने क्या करा, टू में तो एम्प्लॉय का ईमेल डाल दिया, और जो CC थी, कार्बन कॉपी थी, उसमें जो दूसरे HR है उनका ईमेल डाल दिया, जो डायरेक्टर है उनका ईमेल डाल दिया, ताकि ये जानकारी रहे कि मैं इसको ईमेल अपना भेज चुका हूं। ठीक है। ये लोग डायरेक्ट उसका जवाब नहीं देंगे, तो इसे कहते हैं कार्बन कॉपी। ठीक है। इसमें ये पता चल जाता है कि यह वाला मेल मेरे अलावा किस किस को भेजा गया है। इसी का दूसरा तरीका है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये CC की तरह ही होता है, लेकिन इसमें गोपनीयता बनी रहती है। BCC में लिखे गए प्राप्तकर्ताओं का ईमेल पता अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप कई लोगों को एक ईमेल भेजना चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि वे एक दूसरे का ईमेल देखें। देखिए CC में क्या होता है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो मेल भेजा गया वो एम्प्लॉय को भी भेजा गया और दूसरे HR डायरेक्टर को भी भेजा गया। ठीक है। अब CC वाला अगर लगा होगा, CC वाले फॉर्मेट में भेजा है, तो इस एम्प्लॉय को पता चल जाएगा कि ये ईमेल इसके अलावा किस किस को मिला है। ठीक है। अगर उस पर BCC लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो पता चल जाएगा कि इसके अलावा वो दूसरे लोगों को भी भेजा गया है, लेकिन किस किस को भेजा गया है ये पता नहीं चलेगा। ठीक है। तीसरा होता है सब्जेक्ट, इसमें ईमेल का विषय होता है। तो ईमेल के साथ भेजे जाने वाले जो फोटोज होते हैं, जो वीडियोस होते हैं, ऑडियोज होते हैं, फाइल्स होती हैं, उनको अटैचमेंट कहते हैं। ये पेपर में पूछा गया है ईमेल अटैचमेंट क्या होते हैं। वे फाइल्स, वे डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ भेजे जाते हैं। एक होता है इसमें ड्राफ्ट। जब आप ईमेल लिखना शुरू कर देते हैं लेकिन आपने उसे भेजा नहीं है, वो ड्राफ्ट में जाकर सेव हो जाता है। एक होता है इनबॉक्स। ये तक पेपर में पूछा गया था इनमें से ईमेल कहां पर प्राप्त होते हैं, तो इनबॉक्स में आके आप सारे ईमेल देख सकते हैं। स्पैम, इसके बारे में कई बार हमने देखा, ये अवांछित या जंक मेल होते हैं जो अक्सर विज्ञापन या धोखाधड़ी के लिए भेजे जाते हैं। ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे हमने ऑक्टेट के बारे में ऊपर बात करी थी जिस पर IP वर्जन 4 आधारित है, उसका जो बेस है वो 8 है। हेक्साडेसिमल का 16 होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर और A से लेकर F तक अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है। अगला, मॉडर्न कंप्यूटर निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं। जो आधुनिक कंप्यूटर हैं, मॉडर्न कंप्यूटर हैं, इनमें VLSI चिप्स का इस्तेमाल होता है। जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट चिप्स होती हैं, इनका इस्तेमाल। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर पूरे प्रोग्राम को मशीन की भाषा में बदलता है। देखिए, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये काम करता है हमारा कंपाइलर, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। यही काम इंटरप्रेटर भी करता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन को। ठीक है। और अगर कहीं पर किसी लाइन में मान लीजिए दिक्कत आ गई तो इंटरप्रेटर वहीं पर रुक जाता है, जबकि जो कंपाइलर होता है ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के मूल रिसोर्सेज को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के मूल रिसोर्सेज को, यानी कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। OSI मॉडल में निम्न में से कौन सा कार्य नेटवर्क लेयर का नहीं है। देखिए, OSI जो मॉडल होता है हमारा, इसमें अलग अलग प्रकार की लेयर्स होती हैं। इसी की एक लेयर है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क लेयर। इसका क्या काम नहीं है, एरर कंट्रोल करने का काम ये नहीं करता। ये कंजेशन कंट्रोल करता है, राउटिंग देखता है, IP एड्रेस को कंट्रोल करता है। कंजेशन कंट्रोल का एरर कंट्रोल का काम ये नहीं करता। एरर कंट्रोल का काम OSI मॉडल में जो डेटा लिंक लेयर होती है वो करती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो करती है। ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एवं गूगल क्रोम किसके उदाहरण हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये क्या है, आपके इंटरनेट ब्राउज़र हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा सही IP एड्रेस है। तो सही IP एड्रेस वही होगा जिसमें 255 से नीचे के नंबर्स होंगे, जैसे 263 ज़्यादा हो गया, 512 हो गया, 282 हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
निम्न में से किस टोपोलॉजी में हर नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है? अब देखिए, यही क्वेश्चन हमने ऊपर समझा था, वहां पर मिलान में आया, यहां पर एक सिंगल क्वेश्चन बन गया। कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है? इसे कहते हैं मेश टोपोलॉजी। ठीक है। प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? तो देखिए, प्रिंटर की जो इमेज की गुणवत्ता होती है उसे डीपीआई डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। जितना ज़्यादा डीपीआई होगा यानी वह फोटो उतनी ही अच्छी क्वालिटी की होगी, जितना कम डीपीआई होगा वह उतनी ही कम क्वालिटी की होगी। ठीक है। जो पीपीआई होता है, पिक्सल पर इंच, ये फोटोज की क्वालिटीज को जांच करने के लिए होता है कि कोई फोटो कितनी क्लियर है कितनी नहीं। प्रिंटर की क्वालिटी इससे नहीं मापी जाती। ठीक है। एक कंप्यूटर में सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम होता है। देखिए, एक कंप्यूटर में सिंगल बिट स्टोर करने की क्षमता होती है फ्लिप फ्लॉप में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, कंप्यूटर में मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप में एक बिट का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आती है रजिस्टर। जो रजिस्टर्स हमारे होते हैं, सबसे तेज मेमोरी जो होती है, ये कई सारे फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। ठीक है। इनमें कई सारी बिट्स आ सकती हैं। सिंगल बिट कौन करता है? फ्लिप फ्लॉप करता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मास्टर वीडियो जिसमें हमने कंप्यूटर के 100 से ज़्यादा सवालों को यहाँ पे देखा। टोटल 133 सवाल थे। अतिरिक्त तथ्यों के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझते हुए हमने इन सवालों को करने का प्रयास किया। पहले ही जैसे मैंने शुरुआत में कहा, 300 के ऊपर के क्वेश्चन, 2023 तक के क्वेश्चन हम पहले ही एक मास्टर वीडियो में कर चुके थे। 2023 और उसके बाद के जो पेपर हुए उनके कंप्यूटर के क्वेश्चन हमने आज के वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।